ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना मात्र हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाए। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। अध्याय 43। विकास मोरे ने कभी नहीं सोचा था कि आरव शर्मा प्रेस्टीज रियल्टी ग्रुप के नए चेयरमैन होंगे। क्या इसका मतलब है कि उसने सोने के मालिक को उकसा दिया है? शील्डफुल सिक्योरिटी कंपनी ने प्रेस्टीज रियल्टी ग्रुप के भरोसे पर ही तरक्की की और विकास किया है। अर्जुन भारद्वाज भी हक्का बक्का रह गया। आरव शर्मा कब से प्रेस्टीज रियल्टी ग्रुप के चेयरमैन बन गए? अर्जुन भारद्वाज ने धीरे से पूछा। पुराने दोस्त आरव, ये क्या माजरा है? वो लोग क्यों कह रहे हैं कि तुम प्रेस्टीज रियल्टी ग्रुप के चेयरमैन हो? आरव शर्मा, ये बात लंबी है, वक्त मिलने पर तुम्हें समझाऊंगा। विकास मोरे को यकीन नहीं हो रहा था और वह यकीन करना भी नहीं चाहता था। उसने जल्दी से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने गलत इंसान को नहीं पहचाना? ये प्रेस्टीज रियल्टी ग्रुप का नया चेयरमैन है। भाई विकास, गलती नहीं हो सकती, ये वही है। हाँ, नवाब को इसने पीटा था। हम भला गलती कैसे कर सकते हैं? विकास मोरे, नवाब को इसने पीटा और उसने कुछ नहीं कहा। नहीं, सोचने पर यह सामान्य बात है। निखिल ओबरॉय प्रेस्टीज रियल्टी ग्रुप में काम करता है और दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। स्वाभाविक रूप से वह आरव शर्मा के सामने झुकता है। प्रेस्टीज रियल्टी ग्रुप ही शील्डफुल सिक्योरिटी कंपनी की आय का मुख्य स्रोत है। निखिल ओबरॉय भला जवाबी कार्रवाई की हिम्मत कैसे कर सकता है? यहाँ तक कि अगर नवाब को पीटा गया तो भी वह जवाब देने की हिम्मत नहीं करता। इन गुंडों को आरव शर्मा से लड़ने की क्या योग्यता है? क्या ये मुसीबत मोल लेना नहीं है? हालांकि अगर पत्नी को किसी ने ठगा तो इसे यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। सावधानी बरतते हुए विकास मोरे ने निखिल ओबरॉय से निर्देश लेने के लिए फ़ोन किया। निखिल ओबरॉय ने यहाँ की स्थिति समझने के बाद बहुत निर्णायक रूप से आदेश दिया। विकास, तुम्हारी पत्नी की बदनामी सबको पता है। वो कई बार तुम्हें धोखा दे चुकी है, लेकिन तुम तलाक नहीं लेना चाहते। ऐसी औरत के लिए भाइयों को चोट पहुंचाने की कोई ज़रूरत नहीं। विकास मोरे, नवाब ने जो कहा, क्या हम वाकई उसे छू नहीं सकते? निखिल ओबरॉय, कैसे छुओगे? उसने मुझे सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारा, फिर भी मुझे सहना पड़ा। मेरे पिताजी अभी भी उसके अधीन काम करते हैं और कंपनी के सूचीबद्ध होने से पहले शेयर नकदी में नहीं बदल सकते। हम उससे बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए अभी के लिए सहन करो, नवाब ने बोल दिया। विकास मोरे कुछ और कहने की हिम्मत नहीं कर सका। फ़ोन काटने के बाद उसने तुरंत अपना चेहरा ठीक किया। फिर उसने झुककर आरव शर्मा से माफ़ी मांगी। शर्मा जी, मुझे वाकई बहुत खेद है। मैंने कैलाश पर्वत को नहीं पहचाना, आपको नहीं पहचान सका। आप छोटों की गलती को नज़रअंदाज करें, मेरे साथ वैसा व्यवहार न करें। आरव शर्मा, भाई विकास, आप ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आपने कहा कि मेरे भाई और आपकी पत्नी का तीखा टकराव हुआ। अगर मैं आपको कोई सफाई नहीं देता तो यह नैतिक रूप से गलत होगा। विकास मोरे, गलतफहमी। असल में वो दोनों सिर्फ बाथरूम में बात करने गए थे, कुछ किया नहीं। वो, भाई माफ़ करें, मैंने आपको गलत समझा। सब लोग हैरान रह गए। अर्जुन भारद्वाज के चेहरे पर लिपस्टिक के निशान घने थे। भाई विकास ने वाकई कहा कि वो सिर्फ बात कर रहे थे। क्या उसके सिर पर टोपी इतनी आसानी से पहन ली गई? अर्जुन भारद्वाज, जो अब तक डर रहा था, तुरंत फिर से कमर सीधी कर ली। अर्जुन भारद्वाज, मैंने तुमसे कहा था कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन तुमने यकीन नहीं किया। मेरे भाई को अपनी पहचान क्यों जाहिर करनी पड़ी? विकास मोरे, मेरी गलती। तुम सब यहाँ आओ और शर्मा जी से एक साथ माफ़ी मांगो। सब लोग जल्दी से आए और एक साथ झुककर आरव शर्मा से माफ़ी मांगी। शर्मा जी, माफ़ करें, कृपया हमें माफ़ कर दें। शर्मा जी, आप छोटों की गलती को नज़रअंदाज करें, हमारे जैसे छोटे लोगों से न उलझें। शर्मा जी, हमें अपनी गलती का एहसास है, कृपया हमें सहन करें। ... आखिरकार अर्जुन भारद्वाज ने विकास मोरे की पत्नी के साथ संबंध बनाए थे और ये बात बिना मतलब की नहीं थी। आरव शर्मा भी इन गुंडों के साथ उलझना नहीं चाहते थे। आखिरकार वो अब प्रेस्टीज रियल्टी ग्रुप के चेयरमैन हैं। इन लोगों के मालिक भी आरव शर्मा को देखकर झुकते और सलाम करते हैं। आरव शर्मा अगर इनके साथ उलझते हैं तो क्या ये उनकी कीमत कम करना नहीं है? लेकिन अगर वो ऐसे ही चले जाएं तो ये भी नहीं चलेगा। कम से कम उन्हें आरव शर्मा के लिए एक काम करना होगा, तब जाकर वो जा सकते हैं। आरव शर्मा, मैं तुम लोगों से हिसाब नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। विकास मोरे, शर्मा जी के आदेश का पालन करें, आग और पानी से गुजरने को तैयार हूं, जो कहें वो करूंगा। आरव शर्मा, मेरे लिए सिमरन चावला नाम की एक लड़की ढूंढो।
विकास मोरे, सिमरन चावला, क्या उसने आपको परेशान किया? आरव शर्मा, तुम्हें हंसी की बात नहीं बताता, मैं पहली बार इस तरह के नाइट क्लब में आया और मुझे यहाँ के नियम नहीं पता। मुझे लगा कि टेबल शेयर कर सकता हूँ, इसलिए मैंने उसे अपने बूथ पर बैठने दिया। मुझे नहीं पता था कि उसने शराब ऑर्डर की, जो मेरे खाते में डाल दी गई, और पीने के बाद वो भाग गई। शराब का पैसा छोटी बात है, लेकिन ये गुस्सा ये दिल को चोट पहुंचाता है। ठीक कहा ना? विकास मोरे, शर्मा जी ने बिल्कुल सही कहा, मुझे ऐसी औरतों से सबसे ज्यादा नफरत है। मैनेजर नितिन, क्या सिमरन चावला आपकी दुकान की ड्रिंक पर अशर है? मैनेजर नितिन सावंत, जो चुपचाप नाटक देख रहे थे, ने भौहें चढ़ाईं। उन्होंने अभी अभी आरव शर्मा से कहा था कि उनकी दुकान में ड्रिंक पर अशर नहीं है। अगर अब वो मान लें कि सिमरन चावला उनकी ड्रिंक पर अशर है, तो क्या ये कहना नहीं होगा कि उन्होंने आरव शर्मा को छल से ठगा? विकास मोरे की पत्नी को आरव शर्मा के भाई ने छुआ और वो बदला लेने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने आरव शर्मा को ठगा, तो क्या उसका अच्छा अंत हो सकता है? विकास मोरे, मैनेजर नितिन, तुम क्या सोच में पड़ गए? अगर ड्रिंक पर अशर जैसी कोई चीज़ नहीं है तो हम खुद ढूंढ लेंगे, ठीक है? नितिन सावंत, भाई विकास, आप मजाक कर रहे हैं। कोई, जाओ और सिमरन चावला को लाओ। आरव शर्मा ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद सिमरन चावला कांपते हुए आए। आरव शर्मा को देखकर उसने तुरंत सिर झुका लिया। नितिन सावंत, शर्मा जी, मुझे वाकई बहुत खेद है। ये लड़की मूर्ख है और कुछ समझती नहीं। मैं उसकी ओर से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आरव शर्मा, मूल रूप से ये मामला मेरे और उसके बीच का है। हिसाब किताब साफ होना चाहिए, मैं बस उसे ढूंढना चाहता था। लेकिन तुमने अभी मुझसे झूठ बोला कि वो तुम्हारी दुकान की ड्रिंक पर अशर नहीं है, तो मैं तुम्हें आसानी से माफ़ नहीं कर सकता। नितिन सावंत, शर्मा जी, मुझे बहुत खेद है, ये मेरी गलती थी। मुझे नहीं पता था कि आप प्रेस्टीज रियल्टी ग्रुप के नए चेयरमैन हैं, इसलिए मैंने ऐसा कहा। अगर मुझे आपकी पहचान पता होती तो मैं कभी ऐसी बात नहीं कहता। सिमरन चावला, तुम जल्दी से शर्मा जी से माफ़ी क्यों नहीं मांगती? तुम्हारी अंधी आंखें, तुमने शर्मा जी को ठगने की हतनसों। सिमरन चावला डर गई और जल्दी से झुककर माफ़ी मांगी। शर्मा जी, मुझे खेद है, मुझे खेद है। मुझे आपकी पहचान नहीं पता था, ये सब मेरी गलती है, आप बड़े दिल वाले हैं, मेरे साथ हिसाब न करें। ये कहकर उसने निर्णायक रूप से खुद को कुछ थप्पड़ मारे। नितिन सावंत, शर्मा जी, आप देख रहे हैं कि वो इस हाल में है, तो उसके साथ और न उलझें। आज रात आप और आपके दोस्तों का सारा बिल मुफ्त होगा, ये हमारी माफ़ी का इजहार है। आप क्या कहते हैं? अर्जुन भारद्वाज ने धीरे से कहा। पुराने दोस्त आरव, बस हो गया। लड़की ने खुद को इस तरह मार लिया, हमें और आक्रामक होने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई और होता तो शायद इस समय बात खत्म हो जाती। लेकिन आरव शर्मा कोई साधारण इंसान नहीं है। उनका स्वभाव कठोर है, बदला बदले का और शिकायत शिकायत का। और सिमरन चावला वॉटेक्स नाइट क्लब से है। आरव शर्मा बस उसे इस्तेमाल करना चाहते थे ताकि नितिन सावंत को चेतावनी दे सकें कि भविष्य में उनके सामने चालबाजी न करें। इसलिए सिमरन चावला को सिर्फ अपनी बदकिस्मती माननी थी और सजा भुगतनी थी। आरव शर्मा, मुझे ठगना, अगर तुम्हें गलती का एहसास हो गया तो छोड़ दो, ऐसा कोई अच्छा सौदा नहीं है। सब लोग हैरान रह गए। आखिरकार ये शख्स चेयरमैन है, क्या वो इतना छोटा दिल रखता है? लड़की ने माफ़ी मांग ली, क्या वो अभी भी उसे पूरी तरह खत्म करना चाहता है? सिमरन चावला घबरा कर रोने लगी और बोली, मुझे खेद है, मुझे खेद है। मुझे वाकई आपकी पहचान नहीं थी, वरना मैं आपको ठगने की हिम्मत नहीं करती। आरव शर्मा, गलती करने की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, सिर्फ माफ़ी मांगने से काम नहीं चलता। अगर माफ़ी काम करती तो पुलिस की क्या ज़रूरत थी? हर कोई गलती करके माफ़ी मांग ले। मैनेजर नितिन, भाई विकास, आप सही हैं या गलत? विकास मोरे, बिल्कुल सही, शर्मा जी एक ईमानदार इंसान हैं, साफ हिसाब और सच्चाई, वो हमारे लिए सीखने का उदाहरण है। अरे, इस तरह भी चापलूसी हो सकती है, वाकई कायल होना पड़ता है। नितिन सावंत को पता था कि आरव शर्मा नामात्र में सिमरन चावला से बदला ले रहे हैं, लेकिन असल में वो उन्हें चेतावनी दे रहे हैं और जानबूझकर उनके लिए ऐसा कर रहे हैं। इस तरह की बात के लिए अपने बॉस को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। सोचने के बाद नितिन सावंत ने सिमरन चावला को बलि का बकरा बनाने का फैसला किया। नितिन सावंत, हाँ हाँ, शर्मा जी सही कह रहे हैं, गलती की सजा भुगतनी चाहिए, सिर्फ माफ़ी मांगकर बात नहीं बनती। सिमरन चावला, अपने लिए कुछ कर, समझी? सिमरन चावला अभी भी यहाँ खाना चाहती थी, जाहिर है उसे नितिन सावंत की बात माननी थी। उसने कांपते हुए पूछा, शर्मा जी, आप चाहते हैं कि मैं क्या करूं ताकि आप मुझे माफ़ करें? आरव शर्मा, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालूंगा। चूंकि तुम्हें इतना शराब ठगना और पीना पसंद है तो अपनी जेब से 2 बोतल एसऑफ पैड्स खरीदो, नीचे बूथ पर जाओ और पूरी बोतल एक सांस में पी जाओ, फिर मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा।
वरना मैं भाई विकास और बाकियों से कहूंगा कि वो तुम्हारी मदद करें और तुम्हें 2 बोतल एस ऑफ स्पेड्स पिलाएं। चुनना तुम्हारे ऊपर है। नितिन सावंत ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। आरव शर्मा वाकई बहुत ज्यादा कर रहे हैं। क्या ये सबको ये बताने के लिए नहीं है कि वॉटेक्स नाइट क्लब में ड्रिंक पुशर्स का एक समूह है जो ग्राहकों को शराब खोलने के लिए ठगता है। ड्रिंक पर असर रखना और मेहमानों को शराब खोलने के लिए ठगना इतना शर्मनाक नहीं है। आखिरकार जो लोग अक्सर नाइट क्लब में आते हैं वो इस धंधे को जानते हैं। सबसे शर्मनाक बात यह है कि ड्रिंक पर असर को पकड़ लिया गया और सार्वजनिक रूप से अपमानजनक तरीके से उसका पर्दाफाश किया गया। अगर सिमरन चावला को आरव शर्मा की मांग के अनुसार करना पड़ा तो वॉटेक्स नाइट क्लब ग्राहकों से कैसे निपटेगा और भविष्य में वो दुकान कैसे खोलेगा। अध्याय 44। सिमरन चावला सिर्फ एक ड्रिंक पर असर थी, न उसके पास ताकत थी न रसूख। जाहिर है वो आरव शर्मा की मर्जी के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। ऐसे बड़े आदमी को नाराज करके 10,000 रुपये से ज्यादा में मामला सुलझाना, ये कह सकते हैं कि बहुत सस्ता सौदा था। इसलिए उसने तुरंत सिर हिलाकर आरव शर्मा की मांग मान ली। लेकिन इस समय नितिन सावंत ने अचानक कहा, नहीं, मैं शर्मा जी के इस समाधान से सहमत नहीं हूं। ये बयान सुनते ही मौके पर मौजूद सभी लोग नितिन सावंत को हैरानी से देखने लगे। वो विरोध क्यों कर रहा है? ये तो शिकायत सुलझाने का सबसे आसान तरीका है। आरव शर्मा के बोलने से पहले विकास मोरे ने डांटा, मैनेजर नितिन, तुम पागल हो गए हो। ये सिर्फ एक ड्रिंक पर असर है। इतना क्या? नितिन सावंत, अगर सिर्फ एक ड्रिंक पर असर की बात होती तो वाकई कोई बात नहीं थी। लेकिन अगर वो नीचे जाकर 2 बोतल एस ऑफ स्पेड्स पी लेती है तो एक बार जब सबको सच्चाई पता चल जाएगी, हमारी साख को बहुत नुकसान होगा। इसलिए मैं शर्मा जी की मांग का विरोध करता हूं। आरव शर्मा ने सिमरन चावला को नीचे जाकर सजा भुगतने के लिए इसलिए कहा ताकि सबको पता चले कि वॉटेक्स नाइट क्लब ने बहुत सारे ड्रिंक पुशर्स रखे हैं। एक को ड्रिंक पर असर को छिपाना चाहता है और दूसरा ड्रिंक पर असर का पर्दाफाश करना चाहता है, तो जाहिर है समझौता नहीं हो सकता। अगर दोनों पक्ष अच्छे से बात नहीं कर पाए तो सिमरन चावला को नहीं पता था कि क्या करना है। आरव शर्मा ने नितिन सावंत को देखा और कहा, क्या तुम फैसला ले सकते हो? क्या तुम अपने बॉस से निर्देश लेना चाहोगे? नितिन सावंत ने सोचा और उसे वाकई अपने बॉस को सूचित करना चाहिए। इसलिए उसने अपने बॉस संजय राणे को फ़ोन किया। संयोग से संजय राणे आसपास ही थे। जैसे ही उन्हें फ़ोन आया वो तुरंत पहुंच गए। संजय राणे और निखिल ओबरॉय का कुछ रिश्ता था। निखिल ओबरॉय के दादाजी और संजय राणे एक ही गांव में रहते थे। रिश्ते के हिसाब से निखिल ओबरॉय को संजय राणे को चाचा कहना चाहिए। इसी रिश्ते की वजह से दुकान में सीन संभालने वाले लोग शील्ड फोर्स सिक्योरिटी कंपनी से लिए गए थे। संजय राणे एक विध्वंसक परिवार से थे। 3 साल पहले उन्होंने 1 करोड़ रुपये के विध्वंस फंड से ये नाइट क्लब किसी और से खरीदा था। उनके पास कोई गहरी सामाजिक पृष्ठभूमि नहीं थी। नाइट क्लब का सुचारू संचालन पूरी तरह से शील्ड फोर्स सिक्योरिटी कंपनी के संरक्षण पर निर्भर था। स्थिति समझने के बाद संजय राणे ने मुस्कुराते हुए कहा, शर्मा जी, मुझे वाकई बहुत खेद है, मेरे अधीनस्थों ने नासमझी में आपको उकसाया। इस तरह आज रात का सारा खर्चा मैं दूंगा। आप बड़े दिल वाले हैं, उनके साथ सामान्य ज्ञान की तरह व्यवहार न करें। आरव शर्मा, बॉस संजय बहुत विनम्र हैं। मुझे मुफ्त बिल की ज़रूरत नहीं, बस वो मेरे कहे अनुसार करे। संजय राणे, लेकिन अगर वो आपके कहे अनुसार करती है तो मेरी दुकान नहीं चल पाएगी। आरव शर्मा, बॉस संजय की बात बहुत गंभीर है, ऐसा नहीं है कि दुकान नहीं खुल सकती। संजय राणे, इससे मेरी दुकान की साख को अनिवार्य रूप से नुकसान होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि शर्मा जी हाथ ऊंचा करें। आरव शर्मा, इसमें कोई समझौता नहीं है। संजय राणे, जो आरव शर्मा के साथ अच्छे से चर्चा कर सकते थे, ने तुरंत चेहरा बदल लिया। उसने ठंडे लहजे में कहा, शर्मा जी धमकाने पर उतर आए हैं और कोई रास्ता नहीं दे रहे। आरव शर्मा, मैंने उसे 2 बोतल शराब पीने को कहा, मैंने आपको रास्ता क्यों नहीं दिया? संजय राणे, तो अगर मैं कहूं कि उसे पीने नहीं दूंगा, शर्मा जी क्या करेंगे? आरव शर्मा, शील्ड फोर्स सिक्योरिटी कंपनी ने इन सालों में प्रेस्टीज रियल्टी ग्रुप से बहुत फ़ायदा उठाया है। अब उनके लिए मेरे प्रति वफादारी दिखाने का समय है। अगर आप हमेशा फ़ायदा लेते रहें और कुछ न दें तो क्या ये ठीक है? संजय राणे तुरंत हंस पड़े। रिश्ते के हिसाब से वो निखिल ओबरॉय के चाचा हैं। संबंध के हिसाब से उन्होंने शील्ड फोर्स सिक्योरिटी के साथ 3 साल तक सहयोग किया है। निजी ताकत के हिसाब से उन्होंने दर्जन भर से ज़्यादा गुंडे पाल रखे हैं। इसलिए उन्हें आरव शर्मा से डरने की ज़रूरत नहीं थी। संजय राणे, मुझे लगता है कि शील्ड फोर्स सिक्योरिटी अभी भी मेरे पक्ष में होगी। आखिरकार निखिल ओबरॉय मुझे चाचा कहता है। ऐसे चाचा की बात छोड़ो जो कोई रिश्ता नहीं रखता। यहाँ तक कि असली चाचा भी हितों के सामने कुछ नहीं है। आरव शर्मा ने निखिल ओबरॉय पर भरोसा किया। निखिल ओबरॉय ने संजय राणे पर भरोसा किया। इसलिए आरव शर्मा ने संजय राणे पर भरोसा किया। अब सुबह का 1 बजा था।
बकवास जारी रखने से काम में देरी होगी। आरव शर्मा ने अपना मोबाइल निकाला और निखिल ओबरॉय को फ़ोन किया। जल्द ही कॉल कनेक्ट हो गया। निखिल ओबरॉय, शर्मा जी, इतनी रात को आप सोए नहीं? कोई आदेश हो तो बस बताएं। आरव शर्मा, क्या आपकी पत्नी शील्डफोर्स सिक्योरिटी कंपनी नहीं चलाती? मैं आपसे कुछ लोग उधार लेना चाहता हूं। क्या श्रीमान निखिल इसकी इजाज़त देंगे? निखिल ओबरॉय, अरे शर्मा जी ने बहुत औपचारिक बात कही। अगर आपको लोग चाहिए तो ये एक बात की बात है। आरव शर्मा, ठीक है, वॉटेक्स नाइट क्लब आप जानते हैं? निखिल ओबरॉय, जानता हूँ। आरव शर्मा, मुझे यहाँ कुछ नाखुशी वाली बातें हुई। बॉस मुझे इज्जत नहीं दे रहा। मैं आपसे कुछ लोग उधार लेना चाहता हूँ ताकि सीन भरा जाए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हालांकि निखिल ओबरॉय शायद ही सिक्योरिटी कंपनी के मामलों में दखल देता हो, लेकिन उसे पता था कि वॉटेक्स नाइट क्लब का सीन संभालने वाला शील्डफोर्स सिक्योरिटी से लिया गया था। आरव शर्मा, लोग उधार लेकर काम करना चाहते हैं, क्या ये शील्डफोर्स के सिक्योरिटी गार्ड्स को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने की बात नहीं है? निखिल ओबरॉय, संजय राणे ने आपको क्यों उकसाया? निखिल ओबरॉय, पहली बार यहाँ खेलने आया तो एक ड्रिंक पर अशर मिली और मुझे बहुत गुस्सा आया। इसलिए मैंने ड्रिंक पर अशर को सजा दी कि वो सार्वजनिक रूप से 2 बोतल शराब पिए। संजय राणे ने इतनी साधारण सजा को स्वीकार नहीं किया। उसने मुझसे कहा कि निखिल ओबरॉय उसे चाचा कहता है, आपका परिवार निश्चित रूप से उसकी मदद करेगा, मेरी नहीं। श्रीमान निखिल, आप कहें, मेरी मदद करेंगे या उसकी? इस सवाल पर सोचने की ज़रूरत नहीं थी। निखिल ओबरॉय निश्चित रूप से आरव शर्मा की मदद करेगा। निखिल ओबरॉय के पास प्रेस्टीज रियल्टी ग्रुप में 23% हिस्सेदारी है। कंपनी अभी सूचीबद्ध नहीं हुई है और वो स्थायी रूप से आरव शर्मा से बचने का जादुई पकड़ हासिल नहीं कर सकता। इसलिए निखिल ओबरॉय को आरव शर्मा को खुश करना होगा। यहाँ तक कि अगर आरव शर्मा ने निखिल ओबरॉय को उनके सामने थप्पड़ मारा तो भी उन्हें सहना पड़ता। संजय राणे क्या चीज़ है? वो किसी ऐसे रिश्तेदार की मदद कैसे कर सकता है जिसका कोई ठोस रिश्ता नहीं आरव शर्मा के खिलाफ? निखिल ओबरॉय, शर्मा जी, मैं आपको ये बता दूं, आप शील्डफोर्स के सिक्योरिटी गार्ड्स को जैसा चाहें इस्तेमाल करें। अगर आप उन्हें पूर्व में जाने को कहें तो वो पश्चिम जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर आप उन्हें उपवास करने और बुद्ध का जाप करने को कहें तो वो शराब पीने या मांस खाने की हिम्मत नहीं करेंगे। आरव शर्मा, ठीक है, तो आप कुछ लोगों को बुलाएं और मेरी मदद करें कि संजय राणे का मामला सुलझ जाए। निखिल ओबरॉय, ठीक है, मैं तुरंत इंतजाम करता हूं। संजय राणे आरव शर्मा और निखिल ओबरॉय की बातचीत सुन रहा था। इस समय वो पहले से ही थोड़ा डर गया था। हालांकि उसे अभी भी यकीन था कि उसका शालिनी परब के साथ रिश्ता काफ़ी मजबूत है। इसलिए उसने जल्दी से शालिनी परब को मदद के लिए फ़ोन किया। कॉल कनेक्ट हुआ। संजय राणे के बोलने से पहले शालिनी परब ने कहा, भाई, तुम इस शख्स को नाराज़ नहीं कर सकते। वो जो चाहता है वही करो। संजय राणे, ये शर्मनाक था, मदद मांगने का मौका ही नहीं मिला। उसने खुद को बड़ा समझा था, लेकिन जोकर तो वो खुद निकला। संजय राणे, बहन शालिनी, क्या वाकई कोई गुंजाइश नहीं है? शालिनी परब, नहीं, अगर तुम अभी भी दुकान चलाना चाहते हो तो वो जो कहे वही करो। संजय राणे, मैं समझ गया। शालिनी परब, अगर तुम दुकान चलाना चाहते हो तो साख को नुकसान होने से बेहतर है कि दुकान ही न खुल सके, ठीक है? संजय राणे, समझ गया, मैंने तुम्हें परेशान किया, फ़ोन रखता हूँ। फ़ोन काटने के बाद संजय राणे हवा निकले गुब्बारे की तरह हो गया और तुरंत मुरझा गया। अर्जुन भारद्वाज, जो अब तक बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, संजय राणे को इस हाल में देखकर और साहसी हो गया। अर्जुन भारद्वाज, क्या कहते हो? मेरे भाई ने जो कहा वो करो या दुकान बंद होने का इंतज़ार करो। सब लोग संजय राणे को देखने लगे। हालांकि उनके व्यवहार से नतीजा अनुमान लगाया जा सकता था, लेकिन सबको फिर भी उनकी बात सुननी थी ताकि मन शांत हो। संजय राणे ने निगलते हुए कहा, नितिन, शर्मा जी जो कहें वही करो। नितिन सावंत हैरान दिखे, फिर उन्होंने सिर हिलाया और बोले, समझ गया। सिमरन चावला, मेरे साथ आ। सिमरन चावला ने सिर हिलाया और जल्दी से नितिन सावंत के पीछे चल दी। यहाँ तक कि बॉस ने हार मान ली, उसे कोई उम्मीद नहीं बची थी। आरव शर्मा ने जो कहा वो वही करेगी। विकास मोरे को अब यकीन हो गया था कि आरव शर्मा इतने ताकतवर हैं कि वो निखिल ओबरॉय पर हावी हो सकते हैं, इसलिए वो जल्दी से चापलूसी करने आगे बढ़ा। विकास मोरे, शर्मा जी, चलिए नीचे जाकर तमाशा देखते हैं। आरव शर्मा, हाँ, ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ हम देखने जाएं तो मज़ा नहीं आएगा। अगर बॉस संजय हमारे साथ हों तो मज़ा आएगा। विकास मोरे ने जल्दी से संजय राणे को डांटा और उसे आंख मारने लगा। संजय राणे समझ गए। उन्होंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, शर्मा जी, कृपया इधर आएं। अभी कुछ देर पहले वो आत्मविश्वास से आरव शर्मा से मुकाबला करना चाहते थे, लेकिन अब वो ठंडे पड़े बैंगन की तरह हो गए थे। आरव शर्मा मुड़े और सीढ़ियों की ओर चले।
बाकी लोग उनके पीछे पीछे चले। इस समय नीचे मौजूद सभी लोग दूसरी मंजिल की सीढ़ियों को घूर रहे थे। आरव शर्मा को उठाकर ले जाया जाएगा या वो खुद नीचे आएगा, इससे उनके सट्टे का नतीजा तय होगा। अध्याय 45। संजय राणे के मार्गदर्शन में आरव शर्मा सीढ़ियां चढ़कर धीरे धीरे नीचे आए। नीचे मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। ये क्या माजरा है? उसे पीटा क्यों नहीं गया? विकास मोरे ने क्या किया? पत्नी के साथ ऐसा हुआ और बस इतना ही। नाइट क्लब के मालिक संजय राणे का क्या हाल है? वो इतने विनम्रता से उस लड़के का स्वागत क्यों कर रहा है? सवालों की बाढ़ सबके दिमाग में उमड़ पड़ी। उलझन, हैरानी, समझ नहीं आया। सब लोग चुपचाप आरव शर्मा को धीरे धीरे नीचे आते देख रहे थे। वे अपने सट्टे को भूल चुके थे। वेटर ने 2 बोतल एस ऑफ स्पेड्स लाकर टेबल पर रख दी। नितिन सावंत, सिमरन चावला, एक सांस में खत्म कर, शुरू कर। सिमरन चावला बहुत डर गई थी। जब तक समस्या हल हो सकती थी, उसे जो करने को कहा जाता वो करती। ठीक है, ठीक है, सिमरन चावला ने डरते हुए जवाब दिया। उसने जल्दी से एक बोतल शराब खोली और बोतल के मुंह से पीने लगी। सब लोग सोच रहे थे, ये क्या हो रहा है? ऊपर आखिर हुआ क्या था? अगर सिमरन चावला ने ऐसे ही शराब पी ली तो आरव शर्मा की मेहनत बेकार चली जाएगी। आरव शर्मा ने मुड़कर अर्जुन भारद्वाज को एक नज़र दी। आखिरकार वो अच्छे भाई थे। अर्जुन भारद्वाज तुरंत समझ गया कि आरव शर्मा का क्या मतलब है। अर्जुन भारद्वाज ने गला साफ किया और जोर से बोला, सुंदर, ये नहीं कि हमारे भाई जानबूझकर तुम्हें मुश्किल में डाल रहे हैं। हम पहली बार यहाँ खेलने आए और तुमने रूटीन इस्तेमाल करके मेरे भाई को शराब खोलने के लिए ठगा। ये ठीक नहीं है। तुम सबको ठग नहीं सकती। इस बार हम सिर्फ तुम्हें पीने दे रहे हैं। उम्मीद है तुम्हें याद रहेगा। भविष्य में जिंदगी और काम में सावधान रहना, क्योंकि आरव शर्मा ने कहा था कि एक बोतल एक सांस में पीनी है। इसलिए सिमरन चावला रुकने की हिम्मत नहीं कर सकी। वो सिर्फ पीती रही और जवाब में सिर हिलाती रही। देखने वाले अब समझ गए कि क्या हो रहा है। जो नहीं समझे वो समझने के बाद और ज्यादा हैरान हो गए। जो लोग यहाँ अक्सर आते हैं वो ड्रिंक पुशर्स के वजूद को जानते हैं और लगभग हर किसी को ठगा गया है, लेकिन किसी ने कभी इतने खुले तौर पर विरोध नहीं किया। यहाँ तक कि उन्होंने उन्हें सजा के तौर पर बोतल पीने के लिए मजबूर कर दिया। नितिन सावंत, जो दिन भर दबंग प्रेसिडेंट की तरह दिखता है, बस अपने अधीनस्थ को सजा भुगतते देख रहा है। कहानियों में सुना है कि बॉस संजय राणे, जो एक फ़ोन कॉल से सैकड़ों लोगों को बुला सकता है, बस चुपचाप सांस रोककर खड़ा है, एक शब्द नहीं बोल रहा। तो इन 2 नए लड़कों का क्या माजरा है? इतनी जबरदस्त ताकत, लगता है बहुत बड़ा आदमी है। संजय राणे को किसी बात का डर है? क्या सारे बॉस सुअर बनकर बाघ खाना पसंद करते हैं? ये दोनों लड़के साधारण दिखते हैं लेकिन इतने ताकतवर होंगे, ये नहीं सोचा था। या तो ये किसी बड़े अधिकारी के बेटे हैं या बहुत ताकतवर दूसरी पीढ़ी के अमीर। मैं यहाँ के अमीर दूसरी पीढ़ी को लगभग जानता हूँ, लेकिन इन दोनों में से कोई नहीं है। सिर्फ 2 संभावनाएं हैं। पहला, बड़े अधिकारियों के बच्चे। दूसरा, किसी गुप्त परिवार के बेटे। इन दोनों तरह के परिवारों के लोग कम प्रोफाइल और रहस्यमयी रहना चाहते हैं, इसलिए हम इन्हें नहीं जानते। बात में दम है, बात में दम है। अरे, क्या हमारा सट्टा जारी रहेगा? अपनी बहन को जारी कर। अगर उन्हें पता चला कि हम उनके नाम पर सट्टा लगा रहे हैं तो शायद हमें टॉयलेट में जाकर पेशाब पीना पड़े। अरे ... उनकी चर्चा सुनकर आरव शर्मा हंसी नहीं रोक पाए। ये लोग वाकई चालाक हैं। क्या अधिकारी दूसरी पीढ़ी, अमीर दूसरी पीढ़ी? वो तो बिल्कुल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कुछ दिनों में वो विध्वंस की दूसरी पीढ़ी बन जाएंगे। सिमरन चावला ने एक सांस में एक बोतल एस ऑफ स्पेड्स पी ली। इस समय उसे पहले से ही थोड़ी मितली महसूस हो रही थी, लेकिन उसने बिना रुके दूसरी बोतल खोली और फिर से पीने लगी। बस यही बोतल उसकी सहनशक्ति से बाहर थी। आधी बोतल पीने के बाद वो और नहीं पी सकी और उल्टी कर दी। सब लोग आरव शर्मा को देखने लगे। सिमरन चावला इस हाल में है, वो उसे रोक क्यों नहीं रहा? क्या उसमें जरा भी सज्जनता नहीं है? सिमरन चावला ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बॉस, मैं थोड़ा रुक कर पी सकती हूँ। मैं वाकई और नहीं पी सकती। आरव शर्मा जाहिर है ऐसी औरत के साथ इतना हिसाब करने से कतराते थे। उसने सिमरन चावला को इतना सताया ताकि संजय राणे का अपमान हो। इसके अलावा और कुछ नहीं, बस इसलिए कि संजय राणे ने अभी उसे धमकाया था। आरव शर्मा ने जवाब दिया, शराब पहले से खुल चुकी है, किसी को तो पीनी होगी। बॉस संजय, मुझे लगता है आप ज़रूर एक अच्छे बॉस होंगे जो अपने कर्मचारियों का ख्याल रखते हैं। आपके कर्मचारी काम की वजह से और नहीं पी सकते। आपको अपने कर्मचारियों की उतनी ही फिक्र होनी चाहिए जितनी अपने बच्चों की। क्या आपको खड़ा होकर जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? भीड़ हैरान रह गई। इसका क्या मतलब? वो संजय राणे को ये बोतल शराब पीने को कह रहा है। ये असंभव है। संजय राणे को ये बोतल शराब नहीं पीनी चाहिए। अगर उसने पी ली तो उसकी सारी इज्जत चली जाएगी।
नितिन सावंत, सिमरन चावला, तुम जल्दी से पी क्यों नहीं लेती? या तो इस बूढ़े का दिमाग तेजी से कमाता है। जब तक सिमरन चावला सारी शराब पी लेती, आरव शर्मा संजय राणे को मुश्किल में नहीं डाल सकता था। सिमरन चावला ने संजय राणे को अपने लिए शराब लाने की हिम्मत नहीं की। हमेशा अधीनस्थ ही लीडर के लिए शराब लाते हैं, कभी सुना नहीं कि लीडर अधीनस्थ के लिए शराब लाए। इसलिए उसने जल्दी से शराब की बोतल की ओर हाथ बढ़ाया। आरव शर्मा, बॉस संजय, क्या आप मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? संजय राणे हैरान दिखे और पूछा, हूँ। शर्मा जी ने ये कैसे कहा? मैंने आपको कैसे नुकसान पहुंचाया? आरव शर्मा, वो और नहीं पी सकती। अगर शराब पीने से कुछ गलत हो गया और पुलिस जांच करती है तो मुझे कानूनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जाहिर है आप इसे पीकर इस जोखिम से बच सकते हैं, लेकिन आप नहीं पी रहे। क्या ये साफ नहीं कि आप चाकू से हत्या करना चाहते हैं? आप सिमरन चावला को कुछ गलत पीते देखना चाहते हैं और मुझे जिम्मेदार ठहराया जाए। ठीक है संजय राणे, शर्मा जी, आप ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा कहकर मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। मैं ऐसा नहीं सोचता। अर्जुन भारद्वाज जल्दी से आगे बढ़ा और शराब की बोतल उठाकर संजय राणे को दी और बोला, अगर आपका ऐसा इरादा नहीं है तो शराब पी लीजिए। पूरा माहौल शांत हो गया। सब लोग संजय राणे के जवाब का इंतजार कर रहे थे। अध्याय 46। संजय राणे गुस्से से लाल हो गए। आरव शर्मा वाकई उन्हें खत्म करने पर तुले हैं और उनकी जरा भी इज्जत नहीं बचा रहे। ये देखकर मैनेजर नितिन सावंत ने जल्दी से बोतल लेने के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, शर्मा जी, मुझे पीने दें। आरव शर्मा, ये शराब मैं बॉस संजय के लिए दे रहा हूं, तुम्हें पीने का हक नहीं है। नितिन सावंत शर्मिंदा दिखे, शराब की बोतल पकड़े हुए संजय राणे की ओर देखने लगे। संजय राणे जानते थे कि छिपना असंभव है, इसलिए उन्हें हिम्मत से सामना करना पड़ा। संजय राणे, शर्मा जी, क्या आपको वाकई मुझे ये बोतल शराब पीने के लिए मजबूर करना है? आरव शर्मा, बिल्कुल, मैं तो तुम्हारा भला चाहता हूँ। ये तुम्हारे लिए अपने कर्मचारियों के प्रति प्यार दिखाने का शानदार मौका है ना? देखने वाले लोग हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। आरव शर्मा संजय राणे को मूर्ख बना रहे हैं। कर्मचारियों के लिए प्यार दिखाने का मौका, ये सुनने में अपमानजनक लगता है। जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा अपमान झेलना पड़ेगा। संजय राणे ने दांत पीसे और शराब की बोतल लेने के लिए हाथ बढ़ाया। नितिन सावंत रोकना चाहते थे लेकिन हिम्मत नहीं हुई। अगर आरव शर्मा को गुस्सा आ गया तो पता नहीं और क्या भयानक नतीजे होंगे। सबसे समझदारी भरा विकल्प था चुपचाप देखना। संजय राणे, शर्मा जी की मेहरबानी के लिए धन्यवाद, मैं इसे दिल में रखूंगा। आरव शर्मा, बॉस संजय बहुत विनम्र हैं। संजय राणे ने दांत पीसे, गर्दन उठाई और एक सांस में शराब पी गए। आरव शर्मा, मैं जो कहता हूं वो करता हूं। सिमरन चावला, अब से तुम्हारे और मेरे बीच कोई शिकायत नहीं। बॉस संजय, मेरे टेबल का बिल कितना हुआ, हिसाब करो। संजय राणे, नहीं, ये मेरा निमंत्रण है शर्मा जी। आरव शर्मा, ऐसा नहीं चलेगा। खर्च करने के बाद पैसे कैसे नहीं दूं? जितना बनता है उतना लो, मुझे मुफ्त बिल देने की जरूरत नहीं, जैसे मैं इसे वहन नहीं कर सकता। संजय राणे, नहीं नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, गलत न समझें शर्मा जी। नितिन, हिसाब करो कि कितना हुआ और 50% छूट दो। नितिन सावंत ने सिर हिलाया और जल्दी से बिल का हिसाब लगाया। इस टेबल का कुल खर्च 38,000 रुपये था और 50% छूट के बाद 19,000 रुपये। आरव शर्मा ने सिर हिलाया, कार्ड स्वाइप करके बिल चुकाया। सुबह के 1:30 बज रहे थे। तारा खन्ना के हादसे में अभी आधा घंटा बाकी था। आरव शर्मा को जल्दी से अर्जुन भारद्वाज को विदा करना था। ये लड़का यहाँ रुकता तो बोझ बन जाता। आरव शर्मा, पुराने दोस्त अर्जुन, देर हो रही है, चलें। बहुत नींद आ रही है। अर्जुन भारद्वाज, ठीक है, चलो, मुझे भी नींद आ रही है। दोनों दर्शकों की नज़रों के बीच वहां से निकल गए। नाइट क्लब से बाहर निकलते ही अर्जुन भारद्वाज ने उत्साह से कहा, पुराने दोस्त आरव, मैंने नहीं सोचा था कि तुम अब इतने ताकतवर हो गए हो और प्रेस्टीज रियल्टी ग्रुप के चेयरमैन बन गए। यहाँ तक कि नाइट क्लब का मालिक भी तुमसे डरता है और तुम्हारे आदेश मानता है। तुम बहुत ज़बरदस्त हो। चलो, मुझे बताओ, तुमने प्रेस्टीज रियल्टी ग्रुप का चेयरमैन पद कैसे हासिल किया? आरव शर्मा, क्या तुमने हाल में बिटकॉइन पर ध्यान दिया है? अर्जुन भारद्वाज, हाँ, देख रहा हूँ। अरे, क्या तुम मुझे ये बताने जा रहे हो कि तुमने बिटकॉइन बेचकर ढेर सारा पैसा कमाया और प्रेस्टीज रियल्टी ग्रुप खरीद लिया? आरव शर्मा, बिल्कुल, तुमने सही अनुमान लगाया। अर्जुन भारद्वाज, वे कई सालों से दोस्त हैं। अर्जुन भारद्वाज ने कभी आरव शर्मा को बिटकॉइन के बारे में बात करते नहीं सुना। उन्हें नहीं पता था कि ये लड़का इतनी कीमती चीज़ छिपाए हुए था। अर्जुन भारद्वाज, तुम्हें बिटकॉइन कैसे मिला और कितने हैं? आरव शर्मा, मैंने खनन करके निकाला। जब कीमत कम थी मैंने मौका देखकर कुछ खरीद लिया। कुछ दिन पहले ये 3 लाख से ज़्यादा हो गया और मैंने 500 बेच दिए। अर्जुन भारद्वाज,
अरे, इसका मतलब तुमने 15 करोड़ रुपए कमाए। आरव शर्मा, हाँ। अर्जुन भारद्वाज, पुराने दोस्त आरव, ये मैं तुम्हें भाई की तरह नहीं कह रहा। इतना अच्छा पैसा कमाने का मौका और तुमने अपने भाई को नहीं बताया। आरव शर्मा, वर्चुअल करेंसी, ये भरोसेमंद नहीं है। मैंने किस्मत से खनन किया। अगर मैं तुम्हें बताता कि बिटकॉइन से ढेर सारा पैसा मिल रहा है तो क्या तुम खनन कर पाते? अर्जुन भारद्वाज ने सिर हिलाया और कहा, ये बात सही है। खैर, जब तुम तरक्की कर गए हो तो भाई को भविष्य में किसी से दबने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरव शर्मा ने सिर हिलाया और चैन की सांस ली, ये बात तो टाल दी। आरव शर्मा ने अंगड़ाई ली और कहा, पुराने दोस्त अर्जुन, देर हो रही है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, अब अपने अपने घर चलते हैं। अर्जुन भारद्वाज, ठीक है, तो मैं जाता हूँ, तुम भी सावधान रहना, घर पहुंचकर मुझे मैसेज करना। आरव शर्मा, हाँ, समझ गया, तुम पहले जाओ। अर्जुन भारद्वाज ने सिर हिलाया, टैक्सी में बैठा और चला गया। आरव शर्मा ने समय देखा, सुबह के 1:45 बज रहे थे। 15 मिनट बाद तारा खन्ना का हादसा होने वाला था, इसलिए आरव शर्मा को यहीं इंतजार करना था। 2 मिनट बाद तारा खन्ना डगमगाते हुए आए। वो वॉटेक्स नाइट क्लब से नहीं निकली, बल्कि सामने की बार से आई थी। ये औरत वाकई बहुत उन्मादी है। एक नाइट क्लब में उसका मन नहीं भरा और उसे एक साथ दोनों जगह खेलना था। वाकई नहीं पता कि सिस्टम उसे क्यों बचाना चाहता है। हालांकि जब सोचते हैं कि उसे बचाने से 2 ओबरॉय स्काई टावर्स मिल सकते हैं, तो आरव शर्मा को इतनी शिकायत नहीं रही। दूसरे लोग पूरी जिंदगी मेहनत करके एक फ्लैट खरीदते हैं। आरव शर्मा को बस इतना सा समय मेहनत करना है और 2 इमारतें मिल सकती हैं। इसमें शिकायत करने की क्या बात है? तारा खन्ना थोड़ा अस्थिर चल रही थी, बाएं दाएं हिलती, डगमगाती, ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी समय जमीन पर गिर सकती है। उसके पीछे 4 लोग थे जो शैतानी मुस्कान के साथ उसका पीछा कर रहे थे। जाहिर है, उन्हीं चारों ने उसे दवा दी थी और जब दवा का असर होता वो जमीन पर बेहोश हो जाती और वो चारों उसका शव उठा लेते। तारा खन्ना भी नाइट क्लब की पुरानी खिलाड़ी है। वाकई नहीं पता कि वो कैसे फंस गई। आरव शर्मा को पास में देखकर तारा खन्ना को जैसे जीवन रक्षक तिनका मिल गया और वो जल्दी से उसकी ओर बढ़ी। आरव शर्मा ने होशपूर्वक उसका स्वागत किया। तारा खन्ना ने मौके का फायदा उठाया और उसकी बाहों में गिर पड़ी। मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, तारा खन्ना ने धीरे से कहा। पीछे के 4 लोग घबरा गए। उन्होंने तारा खन्ना को फंसाने में बहुत मेहनत की थी, भला दूसरों को फायदा कैसे उठाने देते। चारों ने जल्दी से आगे बढ़कर आरव शर्मा और तारा खन्ना को घेर लिया। भाई, ये हमारा शिकार है, तुम कोई और निशाना चुन लो। बाहर खेलने आए हो तो नियमों का पालन करना होगा। हमने इसे पूरी रात निशाना बनाया, तुम बीच में नहीं आ सकते। ... तारा खन्ना ने आरव शर्मा को कसकर गले लगाया और गिड़गिड़ाए, मुझे ले चलो प्लीज, मुझे ले चलो। आरव शर्मा ने तारा खन्ना को गोद में उठाया और उन चारों से कहा, जल्दी हटो, मैं आज रात इसे सेट करूंगा, तुम लोग अपना शिकार बदल लो। भाई, तुम ऐसा करके मजा खराब कर रहे हो। हमने बड़ी मुश्किल से इसे दवा दी। अगर तुम मुफ्त में तैयार माल लेना चाहते हो तो ये बिल्कुल असंभव है। हम चीज़ों को बड़ा नहीं करना चाहते, इससे किसी का भला नहीं होगा। लेकिन अगर तुम उसे हमें वापस नहीं करते तो भाई लोग मेहमाननवाजी नहीं करेंगे। ... ये कहते हुए उनमें से एक ने अपनी जेब से चाकू निकाला। उनके हाव भाव को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो सिर्फ दवा देकर लुभाने आए थे, क्योंकि कोई डांस करने चाकू लेकर नहीं आता। वे शायद पहले से तैयार होकर आए थे, तारा खन्ना को निशाना बनाकर। चारों की शक्ल देखकर वो कोई प्रशिक्षित लड़ाके नहीं लगते थे, तो आरव शर्मा को उनसे डरने की जरूरत नहीं थी। 1 के खिलाफ 4 आसान। आरव शर्मा ने तारा खन्ना को पास के पेड़ के नीचे रखा और उसे पेड़ के तने के सहारे आराम करने को कहा। उनका इरादा उन 4 लड़कों से निपटने का था। तारा खन्ना ने सोचा कि वो जा रहा है तो उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और गिड़गिड़ाई, मत जाओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। आरव शर्मा, चिंता मत करो, मैं इन्हें सुलझाकर तुम्हें ले जाऊंगा। तब जाकर तारा खन्ना ने हाथ छोड़ा। आरव शर्मा चारों के सामने गए और उनकी ओर उंगलियां हिलाईं। चाकू वाले लड़के ने धमकाया, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, हम इस औरत के साथ सौदा करने जा रहे हैं। तुम बेहतर होगा दखल न दो, वरना तुम जरूर मुसीबत में पड़ोगे। इस तरह वो वाकई तारा खन्ना को निशाना बना रहे थे। दवा देना सिर्फ एक तरीका था। अगर दवा काम नहीं करती तो वे चाकू से उसे धमकाने को तैयार थे। आरव शर्मा ने कुछ नहीं कहा, बस उंगलियां हिलाईं। अरे, जब तुम्हें शर्म नहीं तो हमें भी क्रूर होने की जरूरत नहीं। भाइयों, एक साथ चलो, बस इसे जिंदा छोड़ दो। चलो। चारों एक साथ टूट पड़े और आरव शर्मा पर हमला किया। आ आ आ आ बस चीखें सुनाई दी और वो चारों लड़के एक एक करके आरव शर्मा ने जमीन पर पटक दिए। या तो उनकी कलाई उखड़ गई या उनके सीने पर वार हुआ और वो लगभग मर गए।
आरव शर्मा, हटो, वरना मैं तुम्हारे चाकू से तुम सबका खून बहा दूंगा। चारों इतने डर गए कि जल्दी से उठे और भाग गए। रुको, तुम्हें पछतावा होगा। अरे, मुसीबत मोल ले रहा है, रुको। अगर हिम्मत है तो मत जाओ, हम वापस आएंगे। अगर तुम्हें ऐसा नहीं पीटा कि तुम्हारी माँ भी तुम्हें न पहचाने तो मुझे जीनियस मान लेना। डॉट डॉट डॉट। कठोर बातें करना बहुत भोला है। आरव शर्मा तारा खन्ना के पास गए और पूछा, तुम ठीक हो? अब मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊं? तारा खन्ना, होटल चलो, जल्दी, दवा का असर हो रहा है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे तुम चाहिए। आरव शर्मा। अध्याय 47। आरव शर्मा बस सिस्टम के कार्य पूरे करना चाहते थे और ओबरॉय स्काई टावर्स की 2 इमारतों का इनाम पाना चाहते थे। वो खुद को खोना नहीं चाहते थे। लेकिन तारा खन्ना को इतनी परवाह नहीं थी। दवा के असर में वो खुद को रोक नहीं पाए और उसने अपनी मर्जी से आरव शर्मा को गले लगाया और चूम लिया। मेरी निमा। आरव शर्मा ने हल्के से गाली दी और जल्दी से उसे गोद में उठाकर सामने के छोटे होटल की ओर दौड़ा। बहुत गर्मी है। अरे अरे अरे, ये सड़क है, अपने कपड़े मत उतारो। जल्द ही। आरव शर्मा ने तारा खन्ना को गोद में उठाकर होटल के फ्रंट डेस्क तक पहुंचाया। आरव शर्मा, सुंदर, जल्दी एक कमरा खोलो। तारा खन्ना की पहल देखकर फ्रंट डेस्क की 2 महिलाएं थोड़ा स्तब्ध रह गईं। फ्रंट डेस्क, पहचान पत्र। आरव शर्मा ने जल्दी से अपना पहचान पत्र निकाला और फेंक दिया। तारा खन्ना ने आरव शर्मा की गर्दन के चारों ओर बाहें डाली और उसे चूमती रही। आरव शर्मा ने काउंटर पर दस्तक दी और जल्दी करने को कहा, जल्दी जल्दी। फ्रंट डेस्क ने जल्दबाजी में कमरा खोला और आरव शर्मा ने रूम कार्ड और पहचान पत्र लेकर तारा खन्ना को गोद में उठाया और ऊपर चले गए। आजकल औरतें इतनी खुली हुई हैं। लोग खूबसूरत हैं और फिगर अच्छा है। वैसे भी भविष्य में ईमानदार लोगों की कमी नहीं होगी। बस मस्ती करो और भविष्य की चिंता मत करो। बात में दम है। डॉट डॉट डॉट। कमरे में घुसने के बाद आरव शर्मा ने तारा खन्ना को बिस्तर पर फेंक दिया। लेकिन वो तुरंत उठी और खुद ही उसकी ओर दौड़ी। आरव शर्मा को शक था कि उन लड़कों ने जो दवा दी थी वो शायद हाथियों के लिए कामोत्तेजक थी। ये निमा असर भी बहुत अच्छा था। आरव शर्मा ने तारा खन्ना को पकड़ा और बाथरूम में ले गए, ठंडा शावर चालू किया और उसे धकेल दिया। तारा खन्ना ने गहरी सांस ली और थोड़ा होश में आए। आरव शर्मा, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, फिर से मेरा फायदा मत उठाना। खुद को शांत करो। ये कहकर आरव शर्मा बाहर निकल गए और तारा खन्ना को बाथरूम में अकेला छोड़ दिया। दिल से कहें तो आरव शर्मा को बहुत खुजली हो रही थी। एक सामान्य पुरुष के रूप में 65 के फिगर को नियंत्रित करना मुश्किल है। लेकिन आरव शर्मा ने अपना दिमाग नहीं खोया। तारा खन्ना दवाओं के प्रभाव में खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। अगर वो तारा खन्ना की बात मान लेता तो ये कानूनी रूप से कहलाता। अगर तारा खन्ना पुलिस को बुलाती तो 3 साल से शुरुआत होती। बेशक अगर तारा खन्ना पुलिस को नहीं बुलाती तो कुछ नहीं होता। लेकिन एक तर्कसंगत इंसान अपनी किस्मत को दूसरों के नियंत्रण में कैसे छोड़ सकता है? आरव शर्मा ने पानी की एक बोतल ली और एक सांस में पी गए। कुर्सी पर बैठकर तारा खन्ना के बाहर आने का इंतजार करने लगे। तर्क के अनुसार अब उसे सुरक्षित माना जाना चाहिए। फिर सिस्टम ने अभी तक सूचना क्यों नहीं दी कि कार्य पूरा हुआ और इनाम मिल गया? क्या तारा खन्ना अभी भी खतरे में है? पता नहीं कितनी देर बाद तारा खन्ना गीली हालत में बाहर आए। आरव शर्मा जल्दी से उठे और 2 कदम पीछे हटे और बोले, मत आना, खुद को नियंत्रित करो। तारा खन्ना बिस्तर पर बैठ गई, सिर झुकाया और चुप रही। अगर सिस्टम कोई सूचना नहीं देता तो इसका मतलब है कि कार्य अभी खत्म नहीं हुआ। आरव शर्मा हिम्मत नहीं कर सकते थे। अगर वो चले गए और तारा खन्ना खतरे में पड़ गई तो उनके 2 ओबरॉय स्काई टावर्स चले जाएंगे। थोड़ी देर बाद तारा खन्ना ने धीरे से कहा, धन्यवाद। आरव शर्मा, अरे कोई बात नहीं। रास्ते में अन्याय देखा तो मदद के लिए चाकू उठाया। तारा खन्ना, क्या मैं इतनी आकर्षक नहीं हूं? ऐसा हाल था और तुमने कुछ शुरू भी नहीं किया। आरव शर्मा, अरे औरतें इतनी मुश्किल क्यों होती हैं? आगे बढ़ो तो का आरोप लग सकता है। शुरू न करो तो वो पुरुष पर इल्ज़ाम लगाती है कि वो उसे आकर्षक नहीं मानता। क्या ये निमा पुरुषों के लिए कोई रास्ता छोड़ती है? आरव शर्मा, ऐसा नहीं है, मुझे डर था कि तुम होश में आने के बाद मुझ पर मुकदमा कर दोगी। तुम अब कहो कि तुम तैयार हो, मैं तुम्हें तुरंत दिखा दूंगा कि मैं कौन से पोज कर सकता हूँ। तारा खन्ना जोर से हंस पड़ी और बोली, सपने देख रहे हो? अभी इतना अच्छा मौका था, तुमने गंवा दिया। अब भी उस खूबसूरत चीज़ के बारे में सोच रहे हो, सपने देखना बंद करो। ये कहकर उसने अपना हैंडबैग उठाया और उसमें से एक कार्ड निकाला। ये तुम्हारे लिए है। पासवर्ड है 9,80,310। इसमें लगभग 10 लाख रुपये होंगे, सब तुम्हारे लिए। ये मेरी तरफ से तुम्हारा धन्यवाद है। नहीं, मुझे डर है कि तुम पुलिस को बुलाओगी और कहोगी कि मैंने उगाही की। तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या मैं वैसी औरत हूँ? तो कौन बता सकता है?
जब तक मेरे पास कार्ड है मैं कुछ नहीं कह सकता। दरअसल आरव शर्मा बस इसे लेना नहीं चाहते थे, उन्होंने जानबूझकर बहाना बनाया। तारा खन्ना गुस्से से आंखें तरेरने लगी और कार्ड वापस अपने बैग में डाल लिया। हालांकि उसे लगा कि उसे आरव शर्मा का एहसान जाहिर करना चाहिए, वरना उसे बुरा लगेगा। किसी का एहसान बाकी रखना दिल को सुकून नहीं देता। तारा खन्ना, तुम क्या करते हो? आरव शर्मा, मैं सड़क पर स्टॉल लगाता हूँ। तारा खन्ना, सड़क पर स्टॉल? तुम यूनिवर्सिटी नहीं गए? आरव शर्मा, नवी मुंबई इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस से ग्रेजुएट किया। तारा खन्ना हैरानी से मुड़ी और उलझन में बोली, तुम नवी मुंबई इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस से ग्रेजुएट होकर स्टॉल लगाने जा रहे हो? तुम पागल हो। आरव शर्मा को लगभग नक्सीर फूटने वाली थी। तारा खन्ना का 65 फिगर वाकई घातक है, खासकर जब पूरा शरीर गीला हो तो ये विशेष रूप से शानदार दिखता है। छी, मैं तुम्हारी आंखों में घुस जाऊं। तारा खन्ना ने जल्दी से रजाई खींचकर खुद को लपेट लिया। आरव शर्मा, छी, अभी तो मैंने सब देख लिया, अब दोबारा कौन देखना चाहता है? मैं लेनोवो के भरोसे समझ सकता हूं कि कैसा है। तारा खन्ना, तुम बदमाश, मैंने सोचा तुम सज्जन हो, लेकिन तुम तो नीच हो। आरव शर्मा, इसे नीच नहीं कहते, इसे पुरुष का असली स्वभाव कहते हैं। अगर मैंने ऐसा भी नहीं देखा तो मैं डोनफांग द अनडिफिटेड बन जाऊंगा। तारा खन्ना, हाँ, तुम वाकई बहुत परेशान करते हो। छोड़ो, तुमने मुझे बचाया, इसके लिए देख लो। बताओ, तुम कोई धन की नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? स्टॉल क्यों लगाते हो? नवी मुंबई इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस भी एक प्रमुख यूनिवर्सिटी है, तुम बस शिक्षा संसाधनों को बर्बाद कर रहे हो। आरव शर्मा को लगा कि इस तरह की बात को छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जब देश स्टॉल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है तो स्टॉल लगाने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। उन्होंने बस अपनी कहानी बता दी। तारा खन्ना ने भौहें चढ़ाईं, उनकी आंखों में सहानुभूति थी। आरव शर्मा, अरे तुम कैसी नज़रों से देख रही हो? तारा खन्ना, तुम बहुत दयनीय हो। चलो, तुम हमारी कंपनी में काम करने आ जाओ। मुझे एक असिस्टेंट और ड्राइवर चाहिए, क्या तुम्हें दिलचस्पी है? बेशक दिलचस्पी नहीं थी। सीरियस लोग जो जवान हैं भला ड्राइवर क्यों बनेंगे? सिस्टम, कृपया निमंत्रण स्वीकार करें, क्योंकि मास्टर का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है और वो अभी भी 2 बार खतरे में है। आरव शर्मा, इस बार आरव शर्मा सिस्टम के निर्देशों का सख्ती से पालन नहीं कर सकते थे। वो खुद स्टॉल लगा सकते हैं, लेकिन तारा खन्ना के लिए ड्राइवर नहीं बन सकते। जैसा कि तारा खन्ना ने कहा, आखिरकार उन्होंने भी एक प्रमुख स्नातक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। या तो बाहर काम न करें या ढंग से नौकरी के लिए आवेदन करें। ड्राइवर बनना कैसा है? आरव शर्मा ने तारा खन्ना से कहा, धन्यवाद, मुझे फिर भी लगता है कि स्टॉल लगाना मेरे लिए ज़्यादा सही है। तारा खन्ना, हम तरक्की की इच्छा नहीं रखते। आरव शर्मा, अगर तुम स्टॉल को नीचा देखती हो तो तुम राष्ट्रीय नीतियों को नीचा देख रही हो। तारा खन्ना, हाँ, मैं तुमसे नहीं कहती, ये तुम्हारे लिए है। ये कहकर उसने रजाई के अंदर से अपनी पहनी हुई ब्रा निकाली और आरव शर्मा की ओर फेंक दी। आरव शर्मा ने उसे पकड़ा और 65 का साइज हैरान करने वाला था। आरव शर्मा, अरे हद मत करो। अगर तुम मुझे इस तरह लुभाओगी तो मुझे 3 साल की सजा के जोखिम पर भी तुम्हें सुलझाना पड़ेगा। अध्याय 48। तारा खन्ना ने आरव शर्मा की ओर आंखें तरेरी और बोली, तुम ज्यादा सोच रहे हो, मैं चाहती हूं कि तुम इसे सुखाने में मेरी मदद करो। अरे, ये भी तुम्हारे लिए है। ये कहकर उसने रजाई के अंदर से अपनी पैंटी भी निकाली और फेंक दी। आरव शर्मा ने जल्दी से बचाव किया। तारा खन्ना, तुम क्या कर रहे हो? पकड़ो, जमीन पर गिरने से गंदी हो जाएगी। फिर मैं इसे कैसे पहनूं? आरव शर्मा, इसे नीचे रखो, मुझे लगता है मेरी अपनी पैंट गंदी है, तुम्हारी तो बात ही छोड़ो। इसे वापस लो और खुद सुखाओ, मैं बाहर जाकर इंतजार करता हूँ। आरव शर्मा ने तारा खन्ना की ब्रा वापस फेंकी, मुड़े और बाहर चले गए। तारा खन्ना ने मुंह बनाया, हंफी, उठी, अपने कपड़े उतारे और हेयर ड्रायर से धीरे धीरे सुखाने लगी। आरव शर्मा दरवाजे के बाहर दीवार के सहारे खड़े थे, अपने दिमाग से सिस्टम से बात कर रहे थे। आरव शर्मा, सिस्टम बॉस, तुम्हें लगता है कि वो अभी भी 2 बार खतरे में है? सिस्टम, सटीक रूप से कहें तो 2 नियोजित खतरे होने चाहिए। अगर आप पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड को ढूंढ सकते हैं तो वो खतरे में नहीं होगी। अगर आप मास्टरमाइंड को नहीं ढूंढ पाए तो भले ही आप अगले 2 नियोजित खतरों से उसे बचा लें, वो भविष्य में फिर भी खतरे में रहेगी। आप ये कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे और इनाम नहीं मिलेगा। आरव शर्मा, पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड? क्या आप कह रहे हैं कि ये सब उसके खिलाफ योजना थी? सिस्टम, बिल्कुल। आरव शर्मा, पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? सिस्टम, रोहन भट्ट। आरव शर्मा ने मन ही मन चिल्लाया, अरे, रोहन भट्ट तारा खन्ना का बड़ा भाई है, वो उसे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहेगा? सिस्टम, हैरान हो। आरव शर्मा, हैरानी से ज्यादा, ये तो पूरी तरह से झटका है। भाई अपनी बहन को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहेगा?
सिस्टम, रोहन भट्ट और तारा खन्ना सौतेले भाई बहन हैं। रोहन भट्ट की मां की जल्दी मृत्यु हो गई थी और राजेश वैद्य ने बाद में वंदना वैद्य से शादी की और तारा खन्ना को जन्म दिया। राजेश वैद्य रिटायर होने वाले हैं और उत्तराधिकारी चुन रहे हैं। कहा जाता है कि पारिवारिक व्यवसाय पुरुष से महिला को हस्तांतरित होता है, लेकिन वंदना वैद्य बहुत चतुर हैं और अपनी बेटी को ताज होटल्स का नियंत्रण दिलाना चाहती हैं। अमीरों की दुनिया वाकई एक आपदा है, लेकिन सोचने पर यह सामान्य है। यहाँ तक कि साधारण लोग सौतेले माता पिता या सौतेले पिता के साथ पारिवारिक संपत्ति के लिए लड़ते समय चेहरा फाड़ लेते हैं। ताज रीजेंसी नवी मुंबई में एक 4 सितारा होटल चेन है। हालांकि ये राष्ट्रीय चेन या विश्व प्रसिद्ध होटलों की तुलना में नहीं है, लेकिन नवी मुंबई शहर में ये फिर भी बहुत ताकतवर है। कहा जाता है कि इसका मूल्यांकन भी 100 करोड़ के स्तर तक पहुंच गया है। कह सकते हैं कि दुनिया के 99.99% लोग इतने पैसे के सामने शांत नहीं रह सकते। रोहन भट्ट का तारा खन्ना पर हमला करना आश्चर्यजनक नहीं है। अगर ऐसा है तो आरव शर्मा को वाकई ताज रीजेंसी में नौकरी के लिए आवेदन करना होगा और उन्हें हर दिन तारा खन्ना के साथ रहना होगा। लेकिन ड्राइवर की नौकरी बिल्कुल नहीं चलेगी। 20 की उम्र में एक सीरियस कॉलेज ग्रेजुएट भला ड्राइवर क्यों बनेगा? छोटा असिस्टेंट बनना भी ड्राइवर से बेहतर है। जब तारा खन्ना अभी कपड़े सुखा रही थी, आरव शर्मा ने जल्दी से हाल ही में मिला फुल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कार्ड निकाला। आरव शर्मा, सिस्टम, इस फुल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कार्ड का क्या माजरा है? तुरंत आरव शर्मा के सामने एक प्रकाश पर्दा उभरा। उसमें फुल करियर एक्सपीरियंस कार्ड का विस्तृत परिचय था। फुल करियर एक्सपीरियंस कार्ड, जैसा कि नाम से पता चलता है, दुनिया के सभी पेशों को इस कार्ड के जरिए अनुभव किया जा सकता है। हर पेशे को अनुभव करने के लिए एक एक्सपीरियंस कार्ड खर्च करना पड़ता है। प्रत्येक एक्सपीरियंस कार्ड का उपयोग सिर्फ एक बार किया जा सकता है। सिस्टम बेतरतीब ढंग से अस्थायी कार्य इनाम के रूप में एक्सपीरियंस कार्ड जारी करेगा। इसलिए आरव शर्मा को एक्सपीरियंस कार्ड को लेकर कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं। वो इसे जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं और भविष्य में और मिलेंगे। एक्सपीरियंस कार्ड इस्तेमाल करने के बाद सिस्टम आरव शर्मा के लिए चुने गए पेशे को तर्कसंगत रूप से व्यवस्थित करेगा और उन्हें उस पेशे के मूल कौशल देगा। उदाहरण के लिए, अगर उन्होंने ड्राइवर का अनुभव चुना, सिस्टम तुरंत उन्हें कुशल ड्राइविंग कौशल दे देगा। एक और उदाहरण, अगर उन्होंने अनुवादक का पेशा चुना, सिस्टम उन्हें तुरंत निर्दिष्ट भाषा में दोहरी अनुवाद की क्षमता दे देगा। लेकिन एक्सपीरियंस कार्ड से चुने जा सकने वाले पेशों पर कुछ प्रतिबंध हैं। आरव शर्मा को तर्कसंगत रूप से पेशा चुनना होगा। उदाहरण के लिए, अगर वो देश के राष्ट्रपति बनना चुनते हैं तो ये तर्कसंगत नहीं होगा। अगर वो अंतरिक्ष यात्री चुनते हैं तो भी ये तर्कसंगत नहीं है। एक शब्द में, उनके द्वारा चुना गया पेशा ऐसा होना चाहिए जो उनकी वर्तमान स्थिति संभाल सके। भविष्य में अगर वो इतने ताकतवर हो जाएं कि पृथ्वी उन्हें समेट न सके, तो वो एलियन सभ्यता का अनुभव कर सकते हैं और सिस्टम इसे पूरा करेगा। परिचय पढ़ने के बाद आरव शर्मा को अचानक एक साहसिक विचार आया। अगर वो इस एक्सपीरियंस कार्ड का उपयोग करके ताज होटल्स के चेयरमैन बनना चुनते हैं तो क्या ये काम करेगा? सिस्टम, हाँ, क्या आप इस एक्सपीरियंस कार्ड का उपयोग करना चाहते हैं? आरव शर्मा, वाकई काम करता है। सिस्टम, बिल्कुल, जब तक ये तर्कसंगत अनुभव है इसे पूरा किया जा सकता है। आरव शर्मा, तो इंतज़ार करते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो ताज होटल्स के चेयरमैन का अनुभव करेंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या ये सिर्फ अनुभव है? क्या इसकी कोई समय सीमा है? सिस्टम, किसी विशेष पेशे को चुनने के बाद एक्सपीरियंस कार्ड खत्म हो जाता है और सिस्टम उस पेशे की विशेषताओं के अनुसार एक कार्य जारी करता है। अगर मास्टर कार्य पूरा कर लेता है तो आप वर्तमान में अनुभव किए जा रहे पेशे में जो कुछ भी है उसे स्थायी रूप से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कार्य पूरा नहीं कर पाते तो अगली बार एक्सपीरियंस कार्ड इस्तेमाल होने पर उस पेशे की हर चीज़ खत्म हो जाएगी। आरव शर्मा ने सिर हिलाया और सिस्टम का मतलब लगभग समझ लिया। कार्य करना समझ में आता है, लेकिन ये मुफ्त में नहीं हो सकता। जब तक आप अनुभव किए गए पेशे की हर चीज़ को स्थायी रूप से प्राप्त कर सकते हैं, कुछ कार्य करना स्वीकार्य है। इस समय कमरे का दरवाज़ा खुला। तारा खन्ना ने बाथ टॉवल लपेटा और आरव शर्मा को अंदर आने का इशारा किया। इस औरत में हड्डियों तक उन्मादी स्वभाव है और सामान्य पुरुष इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। आरव शर्मा, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। तारा खन्ना, भाई, अब लगभग 4 बज रहे हैं, मैं घर क्यों जाऊँ? तुम्हारे साथ कमरा शेयर करना तुम्हें सस्ता पड़ रहा है। आरव शर्मा, हाँ, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। ओबरॉय स्काई टावर्स की 2 इमारतों के लिए उन्हें ऐसी महिला गुंडे के साथ एक कमरे में रहने का जोखिम उठाना पड़ा। आरव शर्मा कमरे में घुसे, एयर कंडीशनर को थोड़ा और चालू किया, फिर रजाई को मोड़कर बिस्तर के बीच में रख दिया। फिर उन्होंने तारा खन्ना से कहा, इस रजाई को सीमा मानो, जो भी इसे पार करेगा वो जानवर है। तारा खन्ना, भाई, लगता है ये बात मुझे कहनी चाहिए थी। आरव शर्मा,
मैं एक सज्जन हूँ और मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। तुम्हारे बारे में पक्का नहीं। मुझे डर है कि तुम्हारी दवा का असर अभी गया नहीं और तुम मेरे सोते वक्त मेरे साथ कुछ कर डालो। शरीर खोना छोटी बात है, मुझे डर है कि बाद में तुम मुझ पर मुकदमा कर दोगी, फिर मैं इससे ज़्यादा अन्यायग्रस्त हो जाऊंगा। तारा खन्ना जोर से हंस पड़ी। उसने कभी इतना बदमाश पुरुष नहीं देखा। तारा खन्ना, भाई चिंता मत करो, मैं पूरी तरह होश में हूँ और तुम्हें कभी नहीं छूऊंगी। मुझे एक लड़की को डर नहीं, और तुम एक बड़े आदमी होकर इतने घबराए हुए हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अभी भी कुंवारे हो? आरव शर्मा, अगर सिर्फ आज की बात करूं तो मैं आज भी कुंवारा हूं। तारा खन्ना, हाँ हाँ बेशर्म, सोने जा रही हूं। आरव शर्मा ने सिर हिलाया, अपनी तरफ लेट गए और तारा खन्ना की ओर पीट करके सो गए। सुबह के 4 बज रहे थे और सीरियस लोग नींद में थे। जल्द ही आरव शर्मा सो गए। सुबह 8 बजे तारा खन्ना अचानक चिल्लाए। आरव शर्मा जल्दी से जाग गए, उसकी ओर मुड़े और भौंचक्के होकर पूछा, क्या हुआ? तारा खन्ना, 8 बज गए, मुझे देर हो रही है। आज कंपनी में जॉब फेयर है। मैं पर्सनल डिपार्टमेंट की मैनेजर हूँ, मुझे वहाँ होना ज़रूरी है। ये कहकर तारा खन्ना की नज़र दोनों के बीच की रजाई पर गई। आरव शर्मा ने रात को जो मोड़ा था वो वैसा ही था। तारा खन्ना के चेहरे पर तुरंत गुस्सा दिखा। उसने अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली से आरव शर्मा की ओर इशारा किया और बोली, तुम वाकई जानवर से भी गए गुजरे हो। आरव शर्मा ने तुरंत फैसला लिया, हाथ हिलाकर तारा खन्ना के सिर पर एक चपत लगाई और डांटा, जानवर से गया गुजरा क्या? मैंने कहा था कि जो लाइन पार करेगा वो जानवर है, तो तुमने लाइन पार नहीं की। तारा खन्ना आरव शर्मा की हरकत से स्तब्ध रह गई, उसका मुंह थोड़ा खुल गया और वो बोल नहीं पाए। शुक्र है कि आरव शर्मा ने तेजी से शुरुआत की, वरना तारा खन्ना के स्वभाव के हिसाब से वो ज़रूर उसे थप्पड़ मारती और जानवर कहकर गाली देती। मजाक। आरव शर्मा ने इंटरनेट पर इस तरह का मजाक देखा था। औरत का रास्ता अपनाओ, औरत को कोई रास्ता न छोड़ो। पहले हमला करो, बाद में हमला करने वाला भुगतेगा। अध्याय 49। तारा खन्ना इतनी गुस्से में थी कि उसने आरव शर्मा को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। आरव शर्मा उठे और पीछे हट गए, उसके हाथ से बचते हुए। तारा खन्ना, बदमाश, क्या तुम मर्द हो? आरव शर्मा, मुझे डर नहीं कि तुम मुझ पर मुकदमा करोगी। मैंने तुम्हें कल रात दिखा दिया कि मैं कितना मर्द हूँ। तारा खन्ना, बदमाश, मेरे पास आज समय नहीं है, तुम इंतजार करो, जब मुझे समय मिलेगा देखती हूँ मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। ये कहकर उसने जल्दी से उठकर दांत ब्रश किए, मुंह धोया और हल्का मेकअप किया। आरव शर्मा ने हंसते हुए पीने की पानी की बोतल कूड़ेदान में फेंक दी। इस समय उन्होंने देखा कि तारा खन्ना की पैंट वाकई कूड़ेदान में थी। तो क्या उसने पैंट नहीं पहनी? वाकई वो एक दबंग औरत है जो हिप हगिंग स्कर्ट पहनती है, लेकिन पैंट नहीं। हालांकि इसमें आश्चर्य की बात नहीं कि उसे बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग, विंगसूट फ्लाइंग जैसे खेल पसंद हैं। दबंग लोगों को सफाई देने की ज़रूरत नहीं। जल्द ही तारा खन्ना ने खुद को तैयार किया, अपने बैग से एक बिजनेस कार्ड निकाला और आरव शर्मा की ओर फेंका और बोली, मुझसे संपर्क करना याद रखना, मुझे अभी भी बदला लेना है। मुझे जाना है, बहुत देर हो रही है। ये कहकर उसने जल्दी से बैग लिया और दौड़ पड़ी। आरव शर्मा अच्छी नींद नहीं ले पाए थे, तो वो मुड़े और थोड़ी देर झपकी लेने लगे। 10 बजे आरव शर्मा उठे और कमरे से निकल गए। होटल से बाहर निकलकर उन्होंने सीधे ताज होटल्स के मुख्यालय के लिए टैक्सी ली। 2 ओबरॉय स्काई टावर्स के लिए आरव शर्मा को रोहन भट्ट की साजिश और चालों का पर्दाफाश करना था और तारा खन्ना की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। इसलिए आरव शर्मा को तारा खन्ना के पास रहने के लिए एक तर्कसंगत पहचान की जरूरत थी। चूंकि ताज होटल्स आज एक भर्ती सम्मेलन आयोजित कर रहा है, वो इसमें शामिल होने के लिए उत्साहित थे। अगर कोई उपयुक्त नौकरी मिली तो वो इसके लिए आवेदन करेंगे। जल्द ही आरव शर्मा ताज रीजेंसी के मुख्यालय भवन में पहुंच गए। जैसे ही वो गाड़ी से उतरे, उन्होंने देखा कि कुछ लोग गंभीर चेहरों के साथ बाहर आ रहे थे। लगता था कि उनके इंटरव्यू अच्छे नहीं गए और ज्यादातर को बाहर कर दिया गया। आरव शर्मा अंदर गए और देखा कि सड़क के दोनों तरफ कई लोग भर्ती नोटिस देख रहे थे। वो भी जाकर देखने लगे। इस जॉब फेयर में ताज होटल्स 56 पद प्रदान करेगा। सफाईकर्मी और सिक्योरिटी गार्ड हैं, असिस्टेंट और सेक्रेटरी हैं, मार्केटिंग विशेषज्ञ, होटल कैशियर, स्टोर मैनेजर आदि भी हैं। आरव शर्मा का आवेदन करने का मकसद नौकरी पाकर जीविका चलाना नहीं था, बल्कि तारा खन्ना के करीब पहुंचना था। इसलिए उन्होंने पर्सनल डिपार्टमेंट में एक नौकरी चुनी। साइन के अनुसार आरव शर्मा ने इंटरव्यू रूम ढूंढ लिया। इस समय गलियारा भीड़ से भरा था। मोटे तौर पर अनुमान लगाएं तो 30 से ज़्यादा लोग होंगे। अगर एक एक करके इंटरव्यू हुआ तो कितना समय लगेगा? इस समय चश्मा पहने एक लड़की आई। उसका नाम काव्या शेट्टी था और वो तारा खन्ना की असिस्टेंट थी। उसने हर उस शख्स को एक फॉर्म दिया जिसके पास फॉर्म नहीं था। उम्मीदवार फॉर्म भरता है, जिसे वो इंटरव्यूअर के पास स्क्रीनिंग के लिए ले जाती है।
इंटरव्यूअर को लगता है कि जो उम्मीदवार बेहतर हैं उन्हें प्राथमिकता के साथ इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जिन उम्मीदवारों को इंटरव्यूअर अच्छा नहीं मानता उन्हें धैर्यपूर्वक इंतजार करना पड़ता है। बाकी सबने फॉर्म बहुत सावधानी से भरा, जितना हो सके उतना लिखा। लेकिन आरव शर्मा अलग थे। उन्होंने सिर्फ एक नाम लिखा और कुछ नहीं। आखिरी पंक्ति में आखिरी, बस इतना कि इंटरव्यू हो सके। काव्या शेट्टी ने आरव शर्मा का फॉर्म देखा, उनकी ओर बिना कुछ कहे देखा और बोली, क्या आप गंभीर हैं? आरव शर्मा, हाँ। काव्या शेट्टी, क्या आप मजाक नहीं कर रहे? सिर्फ एक नाम लिखा, इसे भी नौकरी के लिए आवेदन कहते हैं? आरव शर्मा, चूंकि ये इंटरव्यू है तो कागज़ पर रिज्यूमे का अच्छा या बुरा होना मायने नहीं रखता। अगर मैं इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन कर सकूं तो क्या ये ठीक नहीं? काव्या शेट्टी, आप बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास में हैं। अगर आप इतने लापरवाह हैं तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि आप उनकी इज्जत नहीं करते और न ही उस नौकरी की इज्जत करते हैं जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। आरव शर्मा, कोई बात नहीं, मुझे भरोसा है कि मैं अपनी 3 इंच की ज़बान से उन्हें मना सकता हूं। काव्या शेट्टी ने असहाय होकर सिर हिलाया और फॉर्म लेकर अंदर चली गई। इस समय पास में खड़े कुछ युवा उनके पास आए। उन्हें लगा कि आरव शर्मा उनकी उम्र के हैं और संभावना है कि वो एक ही नौकरी के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। पहले आकर अपने प्रतिद्वंद्वी की हकीकत जानने और अपनी जीत की संभावनाओं का अंदाज़ा लगाने आए। भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिद्धार्थ नाइक है। आरव शर्मा। सिद्धार्थ नाइक, भाई को देखकर थोड़ा परिचित सा लगता है, शायद कहीं देखा हो। 80% उन्होंने डॉइन पर देखा होगा, इसके अलावा कोई और संभावना नहीं। आरव शर्मा, शायद हैंडसम लोग एक जैसे दिखते हैं। सिद्धार्थ नाइक, हाँ, भाई आप बहुत मज़ेदार हैं। आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की? आरव शर्मा, बेकार यूनिवर्सिटी, इसका जिक्र करने लायक नहीं। सिद्धार्थ नाइक, तो आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं? आरव शर्मा, मुझे बस पर्सनल डिपार्टमेंट की उस नौकरी में दिलचस्पी है। सिद्धार्थ नाइक के चेहरे पर तनाव की एक झलक दिखी। जाहिर है वो भी उसी पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा था। न सिर्फ सिद्धार्थ नाइक बल्कि बाकी कई युवाओं के चेहरों पर भी तनाव की झलक दिखी। हैंडसम, क्या आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं? आरव शर्मा, जुलाई में ग्रेजुएट हुआ। तो अब नौकरी क्यों ढूंढ रहे हैं? आरव शर्मा, मैंने पहले कुछ समय तक स्टॉल लगाया। सब लोग थोड़ा ढीले पड़ गए। उनमें से प्रत्येक के पास गंभीर इंटर्नशिप का अनुभव था। आरव शर्मा ने स्टॉल लगाया, वो उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते थे। एक और बात, आरव शर्मा ने सड़क पर स्टॉल लगाया, जाहिर है उन्होंने कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं किया होगा। शायद हाई स्कूल या जूनियर हाई स्कूल की डिग्री होगी। तो चिंता की कोई बात नहीं, उन्होंने आरव शर्मा को प्रतिस्पर्धियों की सूची से बाहर कर दिया। सुंदर, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की? मैंने जियातोंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया। आपका क्या? मैंने जे यूनिवर्सिटी से। हैंडसम, आपका क्या? ... प्रतिष्ठित स्कूलों से ग्रेजुएट लोग एक साथ चैट करने लगे और आरव शर्मा सिर्फ एक तरफ खड़े रह गए। हालांकि नवी मुंबई इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस भी एक संस्थान है, लेकिन जे यूनिवर्सिटी जैसे मशहूर स्कूलों की तुलना में इसका जिक्र करने लायक नहीं। जल्द ही नौकरी के लिए आवेदन करने वाले लोग कम होते गए। सिर्फ आरव शर्मा और पर्सनल डिपार्टमेंट के पद के लिए 4 उम्मीदवार बचे। इस समय काव्या शेट्टी फिर से बाहर आई। उसने जोर से चिल्लाया, सिद्धार्थ नाइक, प्रियंका महात्रे, कार्तिक गायकवाड़, श्रुति पवार, तुम चारों अंदर आओ। चारों जल्दी से उठे और अंदर चले गए। आरव शर्मा अकेले गलियारे में रह गए। लगभग 20 मिनट बीत गए। चारों बाहर आए। उनके चेहरों पर मुस्कान थी। जाहिर है दोनों को लगता था कि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। सिद्धार्थ नाइक आरव शर्मा के सामने आए और मुस्कुराते हुए बोले, हैंडसम, जाओ, अपना समय बर्बाद मत करो। आरव शर्मा, क्यों? सिद्धार्थ नाइक, 3 इंटरव्यूअर ने अभी प्रियंका महात्रे की तारीफ की। ये पद तुम्हारा है। प्रियंका महात्रे, इंटरव्यूअर ने तुम्हारी व्यवहारिक क्षमता को सबसे अच्छा बताया। मुझे लगता है कि वो ज़रूर तुम्हें चुनेंगे। कार्तिक गायकवाड़, मुझे अभी भी लगता है कि श्रुति पवार की संभावना सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसका विषय सबसे उपयुक्त है। श्रुति पवार, तुम्हारे पास होटल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में डबल डिग्री है, क्या तुम मुझसे ज़्यादा उपयुक्त नहीं हो? अरे, ये 4 वाकई एक दूसरे के सामने अपनी तारीफ कर रहे हैं। आरव शर्मा ने जल्दी से बीच में टोका, तुम चारों की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं, शायद तुम चारों को एक साथ हायर कर लिया जाए। प्रतिभाएं, अगर अभी ज़रूरत न हो तो उन्हें छोड़ने से बेहतर है कि रिजर्व रखा जाए। चारों हंस पड़े। जाहिर है आरव शर्मा की बात उनके दिल को छू गई। आरव शर्मा, तुम्हारी बारी। काव्या शेट्टी ने चिल्लाया, आरव शर्मा, मैं तुम सब के लिए शुभकामनाएं देता हूं, मुझे अंदर जाना है। सिद्धार्थ नाइक, जाओ, हम तुम्हारा थोड़ा इंतजार करेंगे। प्रियंका महात्रे, हाँ, हम तुम्हारा थोड़ा इंतजार करेंगे। आरव शर्मा ने सिर हिलाया, मुड़े और अंदर चले गए। आरव शर्मा एक नज़र में बता सकते थे कि ये लोग क्या सोच रहे हैं।
सब वयस्क हैं और प्राइमरी स्कूल के बच्चों की तरह तुलना करना वाकई बोरिंग है। आरव शर्मा कमरे में गए और देखा कि तारा खन्ना बीच में बैठी थी। दोनों में से किसी ने भी कोई खामी नहीं दिखाई और पास बैठे लोग नहीं देख सकते थे कि वो एक दूसरे को जानते हैं। तारा खन्ना ने अपनी बाहें सीने पर क्रॉस की, चेहरा सख्त था और वो एक ठंडी महिला प्रेसिडेंट की तरह लग रही थी। अगर आरव शर्मा ने उसका असली चेहरा नहीं देखा होता तो वो उसके इस रूप से धोखा खा जाते। काव्या शेट्टी ने टेबल पर एक पेन रखा और बोली, बैठो। कृपया पहले फॉर्म पूरा करो। आरव शर्मा बैठ गए, लेकिन पेन नहीं लिया। उन्होंने तारा खन्ना से कहा, मैं पर्सनल डिपार्टमेंट के पद के लिए आवेदन कर रहा हूँ। अगर आपके कोई सवाल हैं तो मुझसे सीधे पूछें, मैं कुछ नहीं लिखूंगा। मैंने जो लिखा उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? तारा खन्ना, क्यों नहीं भरोसा कर सकते? आरव शर्मा, एक गंभीर इंसान जो सच लिखता है उसे अपने लिए फ़ायदेमंद कुछ चुनना होगा और वही लिखेगा। तारा खन्ना, चूंकि आप पर्सनल डिपार्टमेंट के पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, मैं आपका सीधे इंटरव्यू लूंगी। मैं अब आपसे एक सवाल पूछूंगी। अगर आप अच्छा जवाब दे पाए तो मैं आपको इंटरव्यू जारी रखने का मौका दूंगी। अगर आप अच्छा जवाब नहीं दे पाए तो चले जाएं। आरव शर्मा, पूछिए। तारा खन्ना, अगर आपका बॉस यानी मैं नशे में धुत हो, आपको कमरा खोलने ले जाए और संबंध बनाए, आप क्या करेंगे? आरव शर्मा ने लगभग चिल्लाकर कहा, अरे ये औरत बहुत उन्मादी है। शुरुआत में ही इतना कठिन सवाल। क्या ये कल रात जो नहीं हुआ उसका नतीजा मांग रही है? अध्याय 50। तारा खन्ना का सवाल सुनने के बाद पास बैठे दो इंटरव्यूअर शर्मिंदगी से सिर झुका लिए। असिस्टेंट काव्या शेट्टी ने भी सिर झुकाया, तारा खन्ना की ओर देखने में शर्मिंदगी महसूस की। गंभीर लोग ऐसा सवाल वैसे भी नहीं पूछ सकते। आरव शर्मा को एक पल के लिए वाकई नहीं पता था कि जवाब कैसे देना है। तारा खन्ना ने ठंडे लहजे में हंसते हुए कहा, क्या जवाब देना नहीं आता? आरव शर्मा, इतने आसान सवाल का जवाब मुझे कैसे नहीं आएगा? तारा खन्ना, ओह तो बताओ तुम क्या करोगे? आरव शर्मा, उठकर चले जाओ इससे पहले कि तुम होश में आओ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। काव्या शेट्टी और पास के दो इंटरव्यूअर ने असहाय होकर सिर हिलाया। ऐसा जवाब देना, क्या ये मुसीबत मोल लेना नहीं है? वो औरतों को बिल्कुल नहीं समझता। इस समय जाहिर है जवाब होना चाहिए, मैं जिम्मेदारी लूंगा। सोने के बाद नितंब थपथपाकर चले जाना, क्या ये नीचपन नहीं है? तारा खन्ना ने ठंडे लहजे में हंफी और अपने हाथ में पकड़ा पेन टेबल पर फेंक दिया। ज्यादा जोर से होने की वजह से पेन लुढ़क कर जमीन पर गिर गया। आरव शर्मा उठे और कुर्सी को हटाया पेन उठाने के लिए। नीचे झुके, नहीं नहीं, उन्होंने ऊपर देखा। तारा खन्ना टांगे क्रॉस करके बैठी थी। हिप हगिंग स्कर्ट बहुत छोटी थी, शरीर को पूरी तरह ढक नहीं पाए और उसकी पैंट होटल के कूड़ेदान में फेंकी जा चुकी थी। इसलिए आरव शर्मा स्तब्ध रह गए। कुछ सेकंड बीत गए और आरव शर्मा अभी भी टेबल के नीचे थे। तारा खन्ना को कुछ समझ आया और उसने जल्दी से अपनी टांग आगे बढ़ाकर लात मारी। आरव शर्मा जल्दी से पीछे हटे, उठे, कुर्सी खींचकर बैठ गए, सिर झुकाया और पेन तारा खन्ना को सौंप दिया। तारा खन्ना का चेहरा गंभीर था और उसने कहा, सिर उठाओ। आरव शर्मा, मुझे थोड़ा शर्मिंदगी हो रही है। तारा खन्ना, सब देख लिया फिर भी शर्मिंदगी? आरव शर्मा ने मुस्कुराते हुए सिर उठाया। वाकई उनकी गलती नहीं थी। उस स्थिति में कोई भी सामान्य पुरुष देख लेता। उन्होंने जानबूझकर झांका नहीं था, वो खुद पैंट नहीं पहनी थी तो उसे दोष कैसे दे सकते हैं? तारा खन्ना ने आरव शर्मा को घूरा और बोली, अच्छा लगा। आरव शर्मा ने हंसी दबाए और जवाब दिया, ठीक ठाक। तारा खन्ना, छूना चाहते हो? काव्या शेट्टी और पास के दो इंटरव्यूअर फिर से डर गए। ये तो बाघ और भेड़ियों की बातें हैं। मैनेजर तारा के साथ आज क्या हो गया? आज वो थोड़ा अलग लग रही है। झांक लिया गया, फिर भी वो इतनी नर्म है। आरव शर्मा खुद को रोक नहीं पाए, वो जोर से हंस पड़े और जवाब दिया, किसी और दिन करेंगे। पास के दो इंटरव्यूअर इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाए। इंटरव्यूअर 1, मैनेजर तारा, इंटरव्यू खत्म करें, उस पर समय बर्बाद न करें। इंटरव्यूअर 2, बिल्कुल, इस तरह के व्यक्ति की बुद्धि और भावनात्मक बुद्धि कम है और हैंडसम होने के अलावा कोई खासियत नहीं। हमें ताज होटल्स में ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं। काव्या शेट्टी जल्दी से आगे आए और आरव शर्मा को थपथपाया और बोली, जल्दी चले जाओ। आरव शर्मा अडिग रहे। तारा खन्ना आज मुख्य इंटरव्यूअर है, वो नहीं बोलती तो बाकी लोगों की बात मायने नहीं रखती। तारा खन्ना ने पेन उठाया और आरव शर्मा के फॉर्म पर 2 शब्द लिखे, पास। उसने फॉर्म आरव शर्मा के सामने रखा और बोली, बधाई हो, तुमने मेरा इंटरव्यू पास कर लिया। अब से तुम हमारे पर्सनल डिपार्टमेंट के सदस्य हो। इंटरव्यूअर 1, इंटरव्यूअर 2, काव्या शेट्टी, उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हैरानी, उलझन, निरुत्तर, तीनों के चेहरों ने उनकी मनोदशा को बहुत साफ जाहिर किया। ये क्या माजरा है? वाकई हायर कर लिया।
कम से कम कुछ पेशेवर सवाल तो पूछे जाते। उसे इस तरह इंटरव्यू पास करने देना तो बहुत बड़ा मजाक है। इंटरव्यूअर 1, मैनेजर तारा, क्या ये बहुत खेलवाड़ नहीं है? इंटरव्यूअर 2, बिल्कुल, हमारा ताज होटल्स भर्ती का मानक बहुत ऊंचा है, हम उसे इतने लापरवाही से हायर नहीं कर सकते। तारा खन्ना उठी और बोली, मैं पर्सनल डिपार्टमेंट की मैनेजर हूँ। मेरे डिपार्टमेंट का कर्मचारी, मैं खुद फैसला कर सकती हूँ। इंटरव्यूअर 1, हाँ हाँ हाँ। इंटरव्यूअर 2, मैनेजर तारा ने जो कहा वो ठीक है। वाकई उनकी गलती नहीं मानी जा सकती। उन्हें नहीं पता कि कल रात आरव शर्मा और तारा खन्ना के बीच क्या हुआ था। जाहिर है वो नहीं समझ सकते कि तारा खन्ना ने आरव शर्मा को इतने लापरवाही से क्यों हायर किया। आरव शर्मा भी उठे और बोले, धन्यवाद मैनेजर तारा, मैं पहले हुई को और कल काम पर आऊँगा। वैसे क्या कंपनी हॉस्टल देती है? तारा खन्ना, मेरे घर आकर रहो, तुम्हें जी भरकर देखने को मिलेगा। आरव शर्मा, ये ठीक नहीं। तारा खन्ना, देखना नहीं चाहते। आरव शर्मा, ऐसा नहीं है, मुझे चिंता है कि मैनेजर तारा वाकई मेरे साथ संबंध बनाएंगी तो मुझे बहुत नुकसान होगा। दो इंटरव्यूअर और काव्या शेट्टी हैरान रह गए। क्या ये कोई पुरुष कह सकता है? बदनाम तो मैनेजर तारा हो रही हैं, ठीक है, वो एक बड़ा आदमी है और उसे लगता है कि वो नुकसान में है। तारा खन्ना, मुझे तुम्हारा ये बेशर्म अंदाज पसंद है। मैंने अभी फैसला किया कि तुम मेरे घर शिफ्ट हो जाओ, तुम जा सकते हो। आरव शर्मा ने सिर हिलाया, काव्या शेट्टी और बाकियों को मुस्कान दी और मुड़कर चले गए। काव्या शेट्टी और बाकी लोग पूरी तरह स्तब्ध रह गए, उन्हें वाकई तारा खन्ना की इस रहस्यमय हरकत को समझने में दिक्कत हो रही थी। गलियारे में सिद्धार्थ नाइक और बाकी लोग अभी गए नहीं थे। उन्हें बाहर आते देख वो जल्दी से स्वागत करने आए, गंभीरता से। आरव शर्मा को वाकई नहीं पता था कि उनका क्या मानसिकता है। अगर सिर्फ उनके सामने अपनी तारीफ करने की बात थी तो इतना तारीफ करने की ज़रूरत नहीं थी। सिद्धार्थ नाइक, भाई तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? प्रियंका महात्रे, कुल मिलाकर 3.5 मिनट लगे, इतनी तेजी, ज़रूर चुने गए होंगे। ये औरत वाकई ढोंगी है। उसके दिल की असली सोच थी कि इतने कम समय में ज़रूर बाहर कर दिए गए होंगे। वे आरव शर्मा के सामने अपनी तारीफ करना चाहते थे, लेकिन आरव शर्मा को उनके सामने तारीफ करने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि आरव शर्मा को लगता था कि ये वाकई बहुत निम्न स्तर की बात है। श्रुति पवार, तुम्हें इतना आत्मविश्वास देखकर 80% कामयाबी मिली होगी। हाय, लगता है हम तुम्हारे साथ सिर्फ दौड़ में शामिल हुए। हाँ, चारों ने खुशी भरी मुस्कान दिखाए। ये एक साथ दौड़ने की मुस्कान थी। जाहिर है ये हाया होने की मुस्कान थी। श्रुति पवार की ग्रीन टी वाली मुस्कान देखकर आरव शर्मा का दिल थोड़ा सा हिला। सिद्धार्थ नाइक, भाई बताओ इंटरव्यू का नतीजा क्या रहा? इस समय आरव शर्मा का फ़ोन बजा। उन्होंने देखा ये एक अनजान नंबर था, तो उन्होंने फ़ोन काट दिया, लेकिन फिर कॉल फिर से आई, वही अनजान नंबर। आरव शर्मा ने फ़ोन उठाया और हेलो कहा। फ़ोन से अनन्या देशपांडे की आवाज़ आई। हाय शर्मा जी, मैं अनन्या देशपांडे हूँ। आपके द्वारा अनुरोधित मुख्य कंपनी मीटिंग तैयार है और सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आरव शर्मा ने खुद को एक चपत दी। इतनी ज़रूरी बात को वो कैसे भूल गए? कल उन्होंने अनन्या देशपांडे को आज सुबह 9 बजे कंपनी की रीढ़ की हड्डी वाली मीटिंग तैयार करने का आदेश दिया था। वो वाकई भूल गए। वो अभी हाल ही में प्रेस्टीज रियल्टी ग्रुप के चेयरमैन बने हैं और अभी थोड़ा अभ्यस्त नहीं हुए, तो ये माफ़ करने लायक है। आरव शर्मा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। फ़ोन काटकर आरव शर्मा जाने को तैयार हुए, लेकिन सिद्धार्थ नाइक और बाकी लोग अभी भी उनसे नतीजा पूछ रहे थे। संयोग से इस समय काव्या शेट्टी बाहर आए। आरव शर्मा ने जोर से कहा, असिस्टेंट काव्या, इन्हें मेरे इंटरव्यू का नतीजा बता दो। ये कहकर आरव शर्मा जल्दी से चले गए। सिद्धार्थ नाइक और बाकी लोग काव्या शेट्टी की ओर देखने लगे। काव्या शेट्टी, तुम लोग अभी गए नहीं। ठीक समय पर मैं तुम्हें आधिकारिक रूप से सूचित करती हूँ कि तुम सब एलिमिनेट हो गए हो और आरव शर्मा को हायर किया गया है। क्या उसे कैसे हायर किया जा सकता है? चारों मुने और आरव शर्मा के जाने की पीठ को देखने लगे। उन्हें लगा था कि तारा खन्ना अंत में उन चारों में से किसी एक को चुनेगी। उन्हें नहीं पता था कि एक सड़क पर स्टॉल लगाने वाला वाकई उन चारों को हरा देगा। सिद्धार्थ नाइक, सुंदर, उसकी शिक्षा क्या है? काव्या शेट्टी, मुझे नहीं पता, उसने नहीं बताया, शायद ज़्यादा नहीं होगी। अगर उसके पास उच्च डिग्री या मशहूर स्कूल से ग्रेजुएशन होता तो ये उसका फ़ायदा होता और वो इसे सीधे लिख देता। इससे सिद्धार्थ नाइक और बाकियों को स्वीकार करना मुश्किल हो गया। वे सब मशहूर स्कूलों से ग्रेजुएट थे और एक बिना डिग्री वाले से हार गए। उन्हें लगता था कि ये शर्मनाक है। ये क्या माजरा है? क्या तुम लोग इंटरव्यू लेना जानते हो? बिल्कुल, हम सब मशहूर स्कूलों से ग्रेजुएट हैं, फिर हम उससे क्यों हारे? तुम्हारे भर्ती मानक क्या हैं? हम मांग करते हैं कि तुम इसे साफ करो। हाँ, इसे साफ करना होगा। हमने 10 साल मेहनत से पढ़ाई की और हम उससे बेहतर नहीं हैं।
अध्याय 51। काव्या शेट्टी को पहली बार इतने घमंडी आवेदकों का सामना करना पड़ा। इंटरव्यू में बाहर होना सामान्य बात नहीं है। कौन गारंटी दे सकता है कि उनका इंटरव्यू कामयाब होगा? एलिमिनेट होने के बाद नियोक्ता से बयान मांगना हास्यास्पद है। काव्या शेट्टी, हमारे अपने इंटरव्यू मानक हैं, हमें तुम्हें इसका स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत नहीं। ये जवाब जाहिर है सिद्धार्थ नाइक और बाकियों को संतुष्ट नहीं कर सका। कौन सा मानक? तुम बता सकती हो। हमारा एलिमिनेट होना कोई बात नहीं, लेकिन हमें जानना है कि हम क्यों एलिमिनेट हुए। हमने 10 साल मेहनत से पढ़ाई की, मशहूर स्कूल से ग्रेजुएट किया और हम एलिमिनेट हो गए। ये हास्यास्पद है कि एक सड़क पर स्टॉल लगाने वाला हायर हो गया। वो तुम्हारी कंपनी के किसी लीडर का रिश्तेदार है। इस पद की भर्ती सिर्फ एक प्रक्रिया थी। असल में उसे पहले से ही डिफ़ॉल्ट में चुना गया था। ठीक है काव्या शेट्टी, तुम क्या बकवास कर रहे हो? हमारा ताज होटल्स ऐसा कुछ कैसे कर सकता है? हमारे मैनेजर ने उसे कोई खास वजह के बिना चुना। इस समय तारा खन्ना ने दरवाज़ा खोला और बाहर आए। काव्या शेट्टी और बाकियों को बहस करते देख उसने पूछा, काव्या क्या हो रहा है? काव्या शेट्टी, मैनेजर तारा, ये लोग चाहते हैं कि मैं स्पष्ट करूं कि वे मशहूर स्कूलों से ग्रेजुएट हैं और एलिमिनेट हो गए, जबकि आरव शर्मा सिर्फ एक सड़क पर स्टॉल लगाने वाला था लेकिन हायर हो गया। तारा खन्ना ने सिद्धार्थ नाइक और बाकियों को तिरस्कार से देखा और बोली, मुझे लगता है कि वो हैंडसम है और मैं उसके साथ अनकही नियम तोड़ना चाहती हूँ। क्या ये वजह काफ़ी है? सिद्धार्थ नाइक और बाकी लोग निरुत्तर हो गए। तारा खन्ना ने धीरे से हंफा और मुड़कर चली गई। ये सरल और क्रूर था। सिद्धार्थ नाइक और बाकी लोग सहमत नहीं थे। आरव शर्मा ने टैक्सी लेकर प्रेस्टीज रियल्टी ग्रुप के मुख्यालय की ओर प्रस्थान किया। अनन्या देशपांडे गेट पर उनका इंतजार कर रही थी। आरव शर्मा को गाड़ी से उतरते देख वो जल्दी से स्वागत करने आई। अनन्या देशपांडे, शर्मा जी, डिप्टी मैनेजर स्तर से ऊपर के सभी मैनेजर कॉन्फ्रेंस रूम में इंतजार कर रहे हैं। आरव शर्मा, हाँ, मुझे वहाँ ले चलो। गार्ड तुरंत सीधे खड़े हो गए और आरव शर्मा को सलाम करके स्वागत किया। हेलो चेयरमैन। आरव शर्मा चौंक गए और उनकी ओर सिर हिलाया। आरव शर्मा, उन्हें कैसे पता कि मैं कौन हूँ? अनन्या देशपांडे, मैंने अभी उन्हें बताया था कि जिसे मैं लेने जा रही हूँ वो नया चेयरमैन होगा। आरव शर्मा, ओह, जल्द ही। दोनों कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच गए। सब लोग तुरंत खड़े हो गए और तालियां बजाकर आरव शर्मा का स्वागत किया। आरव शर्मा ने सबको बैठने का इशारा किया। सब लोग तुरंत मान गए। आरव शर्मा, मुझे खेद है, मैंने सबको इंतजार करवाया। मेरा नाम आरव शर्मा है, मैं प्रेस्टीज रियल्टी ग्रुप का नया चेयरमैन हूं और नया प्रमुख शेयरधारक भी। आज आपको यहां बुलाने के 2 मकसद हैं। पहला, आपसे मुलाकात करना, एक दूसरे को जानना। दूसरा, शांतिपुर के विध्वंस की योजना तय करना। इस तरह पहले सब लोग अपना परिचय दें, मैं पहले आपको जान लूं। श्रीमान विनोद से शुरू करते हैं। सब लोग सतर्क हो गए। पहला नाम विनोद ओबरॉय का लिया गया। लगता है उन पर निशाना साधने जा रहे हैं। बदला न लेना सज्जनता नहीं। विनोद ओबरॉय और उनके बेटे ने आरव शर्मा को उकसाया था। क्या आरव शर्मा विनोद ओबरॉय को आसानी से छोड़ देंगे? जरूर पहला काम होगा उनसे बदला लेना। विनोद ओबरॉय जल्दी से उठे और घबराहट में निकल गए। कल आरव शर्मा के घर से निकलने के बाद विनोद ओबरॉय चिंतित रहे। उन्हें बहुत डर था कि आरव शर्मा उनसे बदला लेंगे। अब आरव शर्मा ने सबसे पहले उनका नाम लिया। उनके शब्दों ने उन्हें और ज्यादा घबरा दिया। आरव शर्मा ने अचानक विनोद ओबरॉय की कलाई पकड़ी, जिससे वो बहुत डर गए। बाकी लोगों की नसें भी तनाव की सीमा तक पहुंच गईं। क्या नया चेयरमैन इतना बेकार है कि वो खुद विनोद ओबरॉय को सजा देना चाहता है? आरव शर्मा, श्रीमान विनोद, घबराएं नहीं, अच्छे से बोलें। विनोद ओबरॉय ने अजीब तरह से मुस्कुराया, सिर हिलाया और बोले, हेलो शर्मा जी, मेरा नाम विनोद ओबरॉय है। मैं ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट और सीईओ हूं और ग्रुप का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक। सबको पता है कि विनोद ओबरॉय और निखिल ओबरॉय ने आरव शर्मा के साथ क्या किया। हालांकि आरव शर्मा ने सफलतापूर्वक बाप बेटे को मुंह पर तमाचा मारा, लेकिन आखिरकार उन्होंने मुसीबत खड़ी की थी। आरव शर्मा शायद उन्हें माफ नहीं कर पाएंगे। सब लोग घबराहट से आरव शर्मा को देखने लगे कि वो विनोद ओबरॉय से अगला कदम कैसे निपटेंगे। ईमानदारी से, आरव शर्मा के स्वभाव के हिसाब से वो निश्चित रूप से विनोद ओबरॉय को बाहर निकालना चाहते थे। लेकिन विनोद ओबरॉय अभी भी उपयोगी हैं, यानी उनकी पत्नी द्वारा चलाई जाने वाली शील्ड फोर्स सिक्योरिटी कंपनी। जब तक शील्ड फोर्स सिक्योरिटी कंपनी को बदलने वाली कोई ताकत नहीं मिलती, आरव शर्मा विनोद ओबरॉय को हिलाना नहीं चाहते थे। आरव शर्मा, श्रीमान विनोद ने बहुत मेहनत की है। भविष्य में कंपनी को आपके मेहनत करने पर निर्भर करना होगा। सब लोग, जिसमें विनोद ओबरॉय भी शामिल थे, उलझन में पड़ गए। क्या आरव शर्मा कल की बात का हिसाब नहीं करने जा रहे? सोचने पर इसे समझा जा सकता है। विनोद ओबरॉय ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट और सीईओ हैं और दूसरा शेयरधारक।
पूरी कंपनी में कोई उनकी जगह नहीं ले सकता। आरव शर्मा पहली बार कंपनी का प्रबंधन कर रहे थे, तो वो निश्चित रूप से बड़ा बदलाव नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने विनोद ओबरॉय को हिलाने की हिम्मत नहीं की। वास्तव में ऐसा नहीं है कि आरव शर्मा ने विनोद ओबरॉय को हिलाने की हिम्मत नहीं की, बल्कि वो अभी के लिए उनका उपयोग करना चाहते थे। सबने चैन की सांस ली। जब तक दुनिया में अराजकता नहीं है, वे फंसेंगे नहीं। आगे बढ़ें। बाकी लोग खड़े होकर अपना परिचय देने लगे। आरव शर्मा ने सिर्फ प्रत्येक विभाग के शीर्ष नेताओं को याद किया, बाकियों को नहीं। आरव शर्मा, हाँ, आपसे मिलकर खुशी हुई और मुझे उम्मीद है कि हम भविष्य में एकजुट होकर कंपनी को और ऊंचाई पर ले जाएंगे। अब शांतिपुर के विध्वंस की बात करते हैं। श्रीमान विनोद, क्या विध्वंस योजना तैयार है? विनोद ओबरॉय ने जल्दी से फोल्डर खोला और अंदर की फाइलें आरव शर्मा को सौंप दीं। एक परिपक्व रियल एस्टेट कंपनी के रूप में प्रेस्टीज रियल्टी ग्रुप के पास विध्वंस का पूरा तंत्र है। आरव शर्मा को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी कि विध्वंस कैसे होगा। उन्हें चिंता थी कि मुआवजा कैसे होगा। विनोद ओबरॉय, क्योंकि शांतिपुर शर्मा जी का गांव है, मैं उच्चतम मानक के साथ मुआवजा दूंगा। आपके घर की भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए अतिरिक्त मुआवजा होगा। क्या आपको लगता है कि ये ठीक है? आरव शर्मा, मुझे नहीं लगता। माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गया। इतने उदार मुआवजा मानक के बावजूद आरव शर्मा ने मना कर दिया। सबको लगा कि वो आखिरकार विनोद ओबरॉय को छोड़ने को तैयार नहीं हैं और जानबूझकर दोष ढूंढ रहे हैं। विनोद ओबरॉय ने अपने माथे का पसीना पोंछा। मन ही मन चाहा कि वो घर जाकर निखिल ओबरॉय को पीट दे। तुमने आरव शर्मा, इस बुद्ध को क्यों उकसाया? आरव शर्मा, क्या श्रीमान विनोद को बहुत गर्मी लग रही है? विनोद ओबरॉय, नहीं नहीं। आरव शर्मा, तो चलिए बात जारी रखते हैं। मेरे परिवार की स्थिति वाकई महत्वपूर्ण है और इसे थोड़ा ज़्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन बाकी ग्रामीणों के घरों की स्थिति इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, तो इतना मुआवजा देने की ज़रूरत नहीं। 2 मुआवजा योजनाएं हैं। पहला, उच्चतम, प्रत्येक वयस्क को 40 वर्ग मीटर का एक घर मुआवजा। दूसरा, उच्चतम, प्रत्येक वयस्क को 80,000 रुपये मुआवजा। उन्हें चुनने दें कि कौन सी मुआवजा योजना चाहिए। सब लोग स्तब्ध रह गए, या यूं कहें हैरान। उन्हें लगा कि आरव शर्मा मुआवजा मानक से संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन उन्हें लगा कि मुआवजा मानक बहुत ज़्यादा है। आरव शर्मा शांतिपुर से हैं। तर्क के हिसाब से उन्हें ग्रामीणों के लिए ज़्यादा फायदे की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कीमत कम क्यों की और न्यूनतम मानक के हिसाब से लागू किया? क्यों? जाहिर है, उन्हें नहीं पता। अगर उन्होंने ग्रामीणों द्वारा पैसे दान करने के लिए मजबूर किए जाने या पैसे न देने पर पुश्तैनी कब्रें खोदने की धमकी का अनुभव किया होता, तो शायद वो उन ग्रामीणों को एक पैसा भी मुआवजा नहीं देना चाहते। विनोद ओबरॉय, शर्मा जी, मुझे थोड़ा उलझन हो रही है। आरव शर्मा, तुम्हें इसे सुझाने की ज़रूरत नहीं, बस इसे करना है। विनोद ओबरॉय, समझ गया। आरव शर्मा, तो क्या तुम्हें पता है कि मेरा उच्चतम से क्या मतलब है? विनोद ओबरॉय, शर्मा जी चाहते हैं कि मैं कीमत कम करूं और सबसे कम लागत में विध्वंस पूरा करूं। आरव शर्मा, हाँ, यही मतलब है। श्रीमान विनोद, ये मैंने तुम्हें दिया पहला काम है। अगर तुम मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए, तो मैं भी तुम्हें संतुष्ट नहीं करूंगा। समझे? विनोद ओबरॉय, समझ गया। मैं ज़रूर कुछ ऐसा करूंगा जो शर्मा जी को संतुष्ट करे। भीड़ को अचानक समझ आया। पता चला कि आरव शर्मा यहाँ विनोद ओबरॉय के लिए इंतजार कर रहे थे। जानबूझकर विध्वंस के मुआवजा मानक को कम किया और विनोद ओबरॉय को इसे पूरा करने दिया। अगर विनोद ओबरॉय कार्य पूरा नहीं कर पाए, तो वो उन्हें जायज़ तौर पर सजा दे सकते हैं। अगर विनोद ओबरॉय ने विध्वंस कार्य पूरा कर लिया, तो कंपनी को ज़्यादा फायदा होगा। वो बहुत चतुर चेयरमैन हैं। विनोद ओबरॉय को अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। एक बार मिशन विफल हुआ, तो परिणाम अकल्पनीय हैं। आरव शर्मा, ठीक है, आज की मीटिंग खत्म। प्रत्येक विभाग के मैनेजर कल दोपहर तक सेक्रेटरी अनन्या को वर्क रिपोर्ट जमा करें। मुझे आपके प्रत्येक विभाग की कर्मचारी संरचना और काम की स्थिति जाननी है। वित्त विभाग की मैनेजर दिव्या काम्बले को छोड़कर बाकी लोग खाना खाने जा सकते हैं। वित्त विभाग की मैनेजर दिव्या काम्बले ने घबराहट में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। बाकी सब लोग उठकर चले गए और जल्द ही कॉन्फ्रेंस रूम में सिर्फ वो और आरव शर्मा रह गए। आरव शर्मा, मैनेजर दिव्या, घबराए नहीं। दिव्या काम्बले, मैं घबराई नहीं हूँ। आरव शर्मा, अगर आप घबराई नहीं हैं तो ठीक है। मैनेजर दिव्या, बताएं, क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ? दिव्या काम्बले तुरंत स्तब्ध रह गईं। ये ऐसा सवाल है कि लोग तुरंत जवाब देना नहीं जानते। वो क्या करना चाहते हैं?